देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। एक बार देखो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखो माइक बंद से कैमरा बंद से चलो चलो। ठीक है, देखो आज हम लोग AS2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने शायद AS19 किया था, और उसका एक क्लास रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में तुम लोग को दिखेगा, वो बाकी था तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है, तो आज और AS19 तो नहीं करेंगे, वो कंप्लीट हो गया हम लोग का। अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखा ना तो एक बार देख लोगे तो हो जाएगा। आज हम लोग AS2 पढ़ेंगे, जो कि इन्वेंट्रीज पे बेस्ड है, छोटा एस है। ठीक है, AS2 इन्वेंट्रीज पे, ये देखो। ये वाला एस हम लोग आज पढ़ने वाला है, AS2 अकाउंट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, पूरा नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वही लिख लो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें इन्वेंट्रीज क्या क्या कवर होगा, इन्वेंट्रीज का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग करते हैं, पहले हमें पता करना है इन्वेंट्रीज। अच्छा, इन्वेंट्रीज का मतलब हो जाएगा, लिखो, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, और स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स, कॉमा स्पेयर्स। ठीक है, ये सब इसमें कवर होगा। अच्छा, अब देखो कि रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या, किस लिए यूज होता है, अगर तुम लोग को याद है, हम लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था वहां पर ये सारे चीजों को हम लोगों ने डिटेल्स में देखा था कि ट्रेडिंग में क्या आता है। वो ट्रेडिंग था नहीं, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारा स्टेटमेंट ऑफ PL में आता है, लेकिन वहां पर हम लोगों ने ये सब लॉजिक देखा था। ठीक है, तो ये होता है हेल्ड फॉर कंजम्पशन। ठीक है, हेल्ड फॉर कंजम्पशन, जो भी कोई बिजनेस एंटिटी क्या करता है, अगर फिनिश गुड्स खुद से बना के बेचता है तो उसे रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल का यूज क्या है, हेल्ड फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होगा, वो AS2 में कवर होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि अगर हम लोग गुड्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग का ऐसा एक कंडीशन आएगा कि रॉ मटेरियल यूज करना स्टार्ट किया, फिर गुड्स आधा अधूरा बना, उसके बाद गुड्स कंप्लीट बना। ठीक है, तो जो आधा अधूरा कंडीशन है उसे हम लोग बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अच्छा, फिनिश गुड्स का क्या करना है, फिनिश गुड्स होता है हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, फिनिश गुड्स बना के करना क्या है, बेचना है। ठीक है, ये हो जाता है हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड, ये भी क्या होता है, ये भी होता है हेल्ड फॉर सेल। स्टॉक इन ट्रेड भी बेचने के लिए ही हम लोग जो है क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड में अगर डिफरेंस है तो वो क्या है, डिफरेंस ये है कि फिनिश गुड्स हम लोग खुद बना के फिर उसे बेचते हैं, रॉ मटेरियल देन WIP देन फिनिश गुड्स, उसके बाद सोल्ड आउट होता है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है हम लोग ऑलरेडी पूरा रेडीमेड कुछ भी मार्केट से खरीद के फिर उसमें प्रॉफिट लगा के जब बेचते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर ये दो बिजनेस एंटिटी का नाम हो जाएगा, कैसे देखो, जैसे यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये काम कौन करता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ठीक है,
मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जो है वो इस तरीके का इन्वेंट्रीज रखेगा, रॉ मटेरियल रखेगा, फिर उसका WIP कंडीशन भी आएगा, फिर फिनिश गुड्स भी बनेगा। और ये स्टॉक इन ट्रेड जो है, मतलब चीजों को स्टॉक करके फिर उसको बेचना, ठीक है। तो मतलब खुद से रेडी नहीं करते, रेडीमेड खरीद के, जैसे कि ग्रोसरी शॉप वाले, ठीक है, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, वो अलग अलग ब्रांड के कंपनी का लूज जो भी मार्केट में मिलता है वो सब परचेस करके और बेचते हैं कंज्यूमर को, ठीक है। तो उनका स्टॉक इन ट्रेड है। तो ये हो गया ट्रेडिंग एंटिटी। ट्रेडिंग एंटिटी जो है वो इस तरीके का काम करता है, ये स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। अच्छा, अब लूज टूल्स और स्टोर्स और स्पेयर्स, ठीक है, ये क्या होता है, ये भी यहाँ पर इन्वेंटरीज में कंसिडर होता है। अब लूज टूल्स का मतलब क्या है, लूज टूल्स का मतलब होता है ऐसा कुछ टूल्स, ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग जैसे मान लो छोटा मोटा कुछ टूल्स होता है ना जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी, मतलब जो भी पर्पस होता है, जैसे मान लो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो नट बोल्ट्स वगैरह टाइट करने के लिए काम आता है, ठीक है, ऐसा चीजों को हम लोग लूज टूल्स बोलते हैं, ठीक है। स्टोर स्पेयर्स, स्पेयर्स मतलब जैसे मान लो कोई बड़ा सा मशीन है, ठीक है, इसके अंदर स्पेयर पार्ट्स जो लगे हुए हैं वो भी हम लोग के यहाँ पर इन्वेंट्रीज में कवर होगा, ठीक है। तो ये जो मतलब ये एक्चुअली जो लूज टूल्स वगैरह है ना, लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स, ठीक है, ये मतलब इसको भी AS2 में इन्वेंट्री बोल के कवर किया जाएगा, ठीक है। तो स्पेयर्स का मतलब स्पेयर पार्ट्स जो होता है ना, मशीन्स में लगे हुए स्पेयर पार्ट्स, उसे बोलते हैं स्पेयर्स यहाँ पर। तो ये हम लोग का हो गया कि AS2 में क्या क्या कवर होगा। अब हम लोग को ये देखना है कि इस AS2 में क्या क्या कवर नहीं होता है, किस तरीके का इन्वेंट्रीज जो है वो कवर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो सेकेंड पॉइंट, दिस AS2, दिस AS is, AS2 नहीं, दिस AS is not applicable, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा AS2, देखो मेटेरियल, सॉरी मेटेरियल नहीं, लिखो नेचुरल, थोड़ा गलत हो गया, नेचुरल प्रोड्यूस लाइक फॉरेस्ट एटसेट्रा। सेकेंड लिखो लाइव स्टॉक। थर्ड कोल्स, आयरन, माइंस एटसेट्रा। अच्छा, इसके बाद लिखना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर्स, डिवेंचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये सब चीज जो है AS2 में कवर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरे किसी एस में कवर हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या दिया है, नेचुरल प्रोड्यूसेस, ठीक है, नेचुरल प्रोड्यूसेस लाइक फॉरेस्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो भी, एक सेकंड रुको, हम्म, तो ये देखो नेचुरल प्रोड्यूसेस जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस वगैरह है, ठीक है, वो एस में कवर नहीं होगा। लाइफ स्टॉक जैसे कि मान लो किसी का आ, जैसे गाय भैंस, ठीक है, ये सब रखने का काम है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, या भेड़ बकरी पालते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब वही होता है गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है। तो वो भी उनके लिए क्या होता है, स्टॉक होता है, लेकिन इसका वैल्यूएशन AS2, इस AS2 में कवर नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोल आयरन माइंस, इस तरीके का चीज, ठीक है, इस तरीके का चीज जो है ये भी स्टॉक होगा किसी के लिए, ठीक है। मिनरल ऑयल्स वगैरह, गैसेस, ये भी लिख सकते हो, मिनरल ऑयल्स गैसेस, ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये गैस मिनरल ऑयल्स, ठीक है। ये सब जो है ये
इसका काम जो भी करते हैं उसके लिए वो स्टॉक है, लेकिन वो AS2 में कवर नहीं होगा कि इस तरीके का स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है। ठीक है, तो क्या क्या स्टॉक का वैल्यूएशन AS2 कवर नहीं करता? नेचुरल प्रोड्यूसेस जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सब जो है AS2 में कवर नहीं होगा। लाइफ स्टॉक जैसे कि गाय भैंस भेड़ बकरी कोई अगर पालता है तो उसके लिए वो स्टॉक है, बट वो यहाँ कवर नहीं होगा। कोल आयरन माइंस, ठीक है, गैसेस मिनरल और मिनरल ऑयल्स, ये सब का वैल्यूएशन यहाँ पर कवर नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इस तरीके के चीजों का यहाँ पर कवर नहीं होता है। और क्या कवर नहीं होगा? जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे किसी ने शेयर, किसी के लिए शेयर डिवेंचर, किसी ने शेयर डिवेंचर खरीद रखा है, ठीक है, तो वो अगर उसके लिए स्टॉक है, ठीक है, तो फिर वो मतलब किसी का अगर शेयर डिवेंचर बेचने का काम है, ठीक है, तो वो उसके लिए स्टॉक होगा, लेकिन वो उसका वैल्यूएशन भी AS2 में कवर नहीं होता है क्योंकि वो AS13 में कवर होता है। ठीक है, वो भी है, उस पे क्वेश्चंस भी आता है, AS13 में कवर होता है। कोई कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन वाला शायद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों ने किया था, अगर जिन्होंने किया है अगर याद है तो वो कवर होता है AS7 में। ठीक है, तो बेसिकली ये जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है तो वो उसके लिए तो स्टॉक है ना, जो बिल्डिंग खरीदेगा उसके लिए फिक्स्ड एसेट है, और जो बिल्डिंग बनाएगा उसके लिए करंट एसेट है। ठीक है, तो करंट एसेट यानी स्टॉक, लेकिन उसका वैल्यूएशन यहाँ नहीं होगा। तो क्या क्या चीजों का वैल्यूएशन नहीं होता है AS2 में? स्टॉक होने के बाद भी उसमें आ जाता है किसी भी तरीके का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देख लो, ठीक है, लाइफ स्टॉक देख लो, एग्रीकल्चर या फिर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ये सब कोल आयरन माइंस, ठीक है, फॉरेस्ट से प्रोड्यूस, ठीक है, और अगर किसी का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचने का काम है जैसे कि शेयर डिवेंचर सेल परचेस करने का जो काम हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उनके लिए स्टॉक है, लेकिन उसका वैल्यूएशन के लिए AS13 है। कंस्ट्रक्शन का काम का जो भी स्टॉक बनेगा कंस्ट्रक्शन के काम से, उसके वैल्यूएशन के लिए AS7 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये हो गया कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। अच्छा चलो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में लिखो बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करें? ठीक है, ये तुम लोग जो है 11 से देख रहे हो। ठीक है, इसको कैसे वैल्यू किया जाता है? दो तरीके से, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। इसी को हम लोग को यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ना है, मेन हम लोग का यही है इसमें, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया NRV। ठीक है, कॉस्ट और NRV हमें क्या देखना है? विच एवर इज लोअर। ठीक है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। और वो भी कैसे देखना है? ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ऑन इंडिविजुअल बेसिस। मेन तो हमें वैल्यूएशन ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एस का नाम ही देख लो क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा, यहाँ पर इन्वेंट्री मतलब क्या क्या कवर हो रहा है और इन्वेंट्री में क्या क्या कवर नहीं हो रहा है। इन्वेंट्री होने के बाद भी AS2 क्या क्या चीजों को कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या है? ये नॉर्मल बेसिस है, ठीक है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ठीक है, ऑन इंडिविजुअल बेसिस वो हम लोग देखेंगे, इंडिविजुअल बेसिस मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस्ट का मतलब क्या होगा, तो लिखो कॉस्ट का मतलब क्या हो। ये जो कॉस्ट है इसका मतलब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट का मतलब आ जाएगा परचेज प्राइस, किसी भी चीजों का कॉस्ट मतलब होता है परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ब्रैकेट में लिख सकते हो, जैसे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब है कि उसको फिनिश गुड्स बनाने का क्या क्या खर्चा होता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, जैसे कि डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, प्लस अदर कॉस्ट। ठीक है, ये आ जाएगा परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगा अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो उसको
रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने का जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बोलेंगे, ठीक है। और ये अगर देखोगे तो कॉस्ट में काफी ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन वगैरह क्या होगा। अच्छा, परचेज प्राइस में एक चीज यहाँ पर लिख सकते हो, ये तुम लोग को पता है, लेस हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अगर किसी तरीके का ट्रेड डिस्काउंट हमें दिख जाए क्वेश्चन में, तो वो हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। ये तो तुम लोग को वैसे ही पता है, ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मैंने बता दिया, इसमें क्या क्या लगेगा। अच्छा हाँ, और एक चीज भी लिख सकते हो कि अगर किसी तरीके का नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, ठीक है, तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, वो हम लोग का परचेज प्राइस में ऐड होगा, और अगर रिफंडेबल है तो फिर वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर और एक चीज भी लिख देते, स्टार देके, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल, ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में हमें ड्यूटीज टैक्स वगैरह दिया हुआ है, लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल है तो ही ऐड होगा, अगर रिफंडेबल है तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। अगर रिफंडेबल है तो वो ऐड नहीं होगा, ये चीज लिख लो, इफ टैक्सेस आर रिफंडेबल दे विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। क्योंकि अगर रिफंड हो जाएगा तो फिर वो तो मेरे परचेस प्राइस का पार्ट नहीं होगा, मैंने कोई ड्यूटीज या टैक्स पे किया जो मुझे बाद में वापस मिल जाएगा, तो फिर वो मेरा जो है मतलब मेरा परचेस प्राइस में ऐड नहीं होगा, नॉर्मल सा बात है। लेकिन अगर रिफंडेबल नहीं है तो वो ऐड होना चाहिए, तो परचेस प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अच्छा ये ओवरहेड का यहाँ पर जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर लगेगा ओवरहेड, काम करते हैं इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ओवरहेड यहाँ लिख लिया मैंने, नहीं तो ये समझ में नहीं आया। हम्म, तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, देखो परचेज प्राइस में अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो वो लेस हो जाएगा, नॉर्मली तुम लोग ये चीज अकाउंट्स में करते हो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में लेबर ओवरहेड ये सब आ जाएगा, अदर कॉस्ट कुछ होगा तो वो आ जाएगा। लेकिन ड्यूटीज टैक्स का मैंने बता दिया, ठीक है, ड्यूटीज टैक्स अगर रिफंडेबल है तो ऐड नहीं होगा, अगर नॉन रिफंडेबल है तो वो ऐड हो जाएगा। और अदर कॉस्ट, ठीक है, अदर कॉस्ट का मतलब सिंपल सा बात है, वो सारा कॉस्ट जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो ना, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, ये सब, ठीक है, तो वो सारा कॉस्ट हो जाएगा, जो कॉस्ट जो है नहीं अप्लाई करने से हम लोग अपने जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हो या रॉ मटेरियल हो, जो भी हो, अगर हम लोग ट्रेडर है तो प्रोडक्ट, अगर हम लोग का मतलब फिनिश्ड गुड्स होगा, और अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल, वो हमारे लोकेशन तक नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। तो अदर कॉस्ट में जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब, ठीक है, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब, ये सब हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉस्ट सीख लिया कि कॉस्ट का मतलब क्या होगा, और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ये उसमें क्या क्या आएगा वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, चलो नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बताते हैं, उसका मतलब क्या होगा, एनआरवी। एनआरवी का मतलब होगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। बताते हैं ये क्या होता है, ठीक है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ जो हो जाएगा कंप्लीशन, ठीक है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको कितने में बेच सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का मतलब हो गया कि अगर उस प्रोडक्ट को बेचने में, ठीक है, उस फिनिश गुड्स को बेचने में हमें जो भी खर्चा लगता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। जैसे हमें कोई ब्रोकरेज देना पड़ गया प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए, या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब बेच के हमें कितना मिलेगा। मान लो हम लोग किसी प्रोडक्ट को सोच रहे हैं, कि एग्जांपल बोल रहे हैं, ठीक है, कि मान लो 100 रुपए में बेच सकेंगे, लेकिन उसको बिकवाने के लिए हमें 2% देना पड़ेगा, मान लो ब्रोकरेज, ठीक है, 2% ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो 100 का 2% कितना हो जाएगा, 100 का 2% 2 रुपया, ठीक है। तो 98 हम लोग का एनआरवी हो जाएगा। ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही बताया, ये लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन एनआरवी का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, कि एनआरवी का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन
ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। अच्छा, तो इन्वेंट्री क्या क्या है, देखो इन्वेंट्री में है इन्वेंट्री एक्स, अच्छा इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर लिखते ए बी, लिख देते एक्स वाई जेड नहीं लिख के, थोड़ा ज्यादा, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये मान लो इन्वेंट्री है, स्टॉक का नाम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, कॉस्ट, और यहाँ पर दे दिया मैंने एनआरवी। ठीक है, तो सबका कॉस्ट और एनआरवी लिखेंगे हम। देखो तो यहाँ पर ये है, मान लो ये है 10, 8, 12, 10, 15, 25, 5, 14, 12, 35। ठीक है, ये कॉस्ट हो गया, ये एनआरवी हो गया। हाँ, तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 10 10 कितना हो जाएगा फिर, 20 30 40 40, और ये कितना हो जाएगा, ये 30 40 50 60 67 हो रहा है शायद टोटल। ठीक है, एक बार देख लो, टोटल 67। ये हो गया 8 12 35, तो ये हो गया 47। ठीक है, 47 हो रहे हैं, 8 नो प्लस मैम 70 79 ना। अच्छा 79। ठीक है, अच्छा तुम लोग को बताना है कि इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कैसे बताओगे, अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसी से बता सकते हो। इन्वेंट्री का वैल्यू कैसे होगा हम बता देते हैं। ये देखो, इन्वेंट्री का वैल्यू कैसे करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पे करना है। कॉस्ट तुम लोग को निकालना नहीं है, कॉस्ट मैंने बता दिया, एनआरवी भी मैंने बता दिया, कंपेयर करके तुम लोग को देखना है कि विच एवर इज लोअर, वो बताना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना होगा बोलो, बता सकते हो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर मैम उस पे। 67 67। अच्छा इसमें थोड़ा सा गलत है वैसे, ठीक है लोअर के हिसाब से ठीक है, लेकिन थोड़ा गलत है। और एक पॉइंट हम बताते हैं, उसको देख के बताने का कोशिश करो कि 67 क्यों नहीं होगा। ठीक है, वो लगेगा कि 67 होगा, लेकिन 67 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो पॉइंट भी हम दिखाते क्यों नहीं होगा, रुको। यहाँ पर 49। हाँ 49 होगा, क्योंकि हमें कैसे करना है, ये देखो मैंने यहाँ पर स्टार दिया था ना, ये देखो ऑन इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअल बेसिस हमें जो है वैल्यूएशन करना है। तो इंडिविजुअल बेसिस करने से 49 होगा। कैसे होगा, जैसे इंडिविजुअल बेसिस का मतलब हमें ABCDE टोटल में कंपेयर नहीं करना है, हर एक इन्वेंट्री को सिंगल सिंगल कंपेयर करना है। मतलब ए का कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 10 और 8 में क्या लेना पड़ेगा, कंसिडर 8 करना पड़ेगा। फिर 12 और 10 में 10 कंसीडर करेंगे, 15 14 में 14 कंसीडर करना पड़ेगा, 25 12 में 12 कंसीडर करना पड़ेगा, 5 और 35 में 5 कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बट इंडिविजुअल बेसिस, मेन पॉइंट ये है, बट इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअल बेसिस पे देखना है कि कौन सा लोअर है, हमें टोटल में नहीं देखना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल बेसिस करने से ऐड करके देख लो तुम लोग, 49 आएगा। क्या ये समझ में आ गया, बोलो। ये पहला क्वेश्चन था, आसान है वैसे ये वाला, ये बोलो, ये समझ में आया। यस मैम। अच्छा हाँ देखो किस, अच्छा कारो कोनो डाउट থাকলে बोलो। अच्छा चलो ठीक है, डाउट कुछ नहीं है। अच्छा अब हम लोग और एक एग्जांपल करते हैं, चलो एग्जांपल 2। ठीक है, फिर से हमें निकालना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, लेकिन थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, वैल्यूएशन ऑफ, फाइंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा क्वेश्चन कुछ ऐसा, हम लिख नहीं रहे, सिर्फ ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, 31 मार्च हमारे पास कुछ इन्वेंट्री है, मान लो
ये मान लो कुछ इन्वेंट्री है हम लोग के पास, ठीक है, ये स्टॉक है, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका कॉस्ट है, सपोज करो कि 15 रुपीज, ठीक है, इसका कॉस्ट मैंने 15 रुपीज, ये गिवन है। अच्छा, अब 7 अप्रैल में इस स्टॉक का एनआरवी, इस स्टॉक का एनआरवी मतलब ये स्टॉक बिक सकता है कितने में, मान लो 12 रुपीज में। और अगर 14 अप्रैल को देखे तो इसका एनआरवी हो जा रहा है 11 रुपीज, और अगर 30 अप्रैल को देखे तो इसका एनआरवी हो जा रहा है हम लोग का 14 रुपीज, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे एक पॉइंट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल, बस इतना सा ही क्वेश्चन है, हम लोग को निकालना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या प्रोसेस लगाएंगे, मैंने तो अभी तक एक ही सिखाया है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो इसमें देखो, कॉस्ट तो तुम लोग को पता ही है 15, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कॉस्ट क्या होगा। और एनआरवी कौन सा लेना है, एनआरवी यहाँ पर तीन तीन एनआरवी दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी तुम लोग थोड़ा सा सोच के देखो क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखाया था, एनआरवी क्या होना चाहिए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो यहाँ तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कुछ नहीं दिया है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दिया है, एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दिया है कि इतने में ये बिक सकता है। तो हम लोग के पास यहाँ पर तीन तरीके का एनआरवी, जिसमें एक में मैंने एक चीज पॉइंट लिख रखा है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल। तो तुम लोग बताओ कि यहाँ पर अगर हम लोग कॉस्ट तो वो 15 ही लेंगे, ठीक है, और एनआरवी कौन सा वाला लेना चाहिए, क्या लगता है कौन सा वाला लेना चाहिए? मैम 14। हाँ 14 लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये भी एनआरवी है, बट हमें ये पता है कि ये बिकने वाला किस दिन है, इस तारीख को, ठीक है। अगर इस डेट को बिकने वाला है तो इस डेट को इसका जो एनआरवी होगा वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेलिंग दे दिया है तो फिर मुझे उसी डेट का एनआरवी लेना पड़ेगा, ये सब एनआरवी बेकार में है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 14 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट और एनआरवी ये 14 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में क्या लेना है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला, अगर हमें मल्टीपल एनआरवी दिया हुआ है तो देखना पड़ेगा कि कहीं मुझे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल दिया है कि नहीं, जो कि देगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल देगा, तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल दे देगा उसी का एनआरवी हमें लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब चलो और एक एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 3, कॉस्ट पर बैग। सेलिंग प्राइस पर बैग ₹187, सेलिंग एक्सपेंसेस पर बैग ₹10, फाइंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ब्रैकेट में 10,000 बैग्स, ठीक है। अच्छा, इसका तुम लोग बताओ कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा, ठीक है, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि इन्वेंट्री का वैल्यू कितना होगा। एक ही मेथड बताया हुआ है, कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर, उसी को ध्यान में रख के मुझे बताओ कि क्या आंसर होगा। मैम 177। हाँ 177 पर बैग, टोटल 177 ঠিক হয়েছে, पर बैग एक একটা बैगের।
টোটাল যতগুলো ব্যাগ আছে। मैम 177 into 10 bag हम्म 17,70,000। 17,70,000 ठीक। अच्छा देखो, कॉस्ट कॉस्ट तो दिया हुआ है, कॉस्ट में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कॉस्ट हो गया 180, ठीक है। और एनआरवी क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, एनआरवी का मतलब लिखा हुआ है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 187, एस्टिमेटेड नहीं दिया हुआ है तो क्या हुआ, मतलब इतने में बिकेगा, नहीं दिया हुआ है तो इतने में ही बिकेगा, एस्टिमेटेड यही है। और सेलिंग एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेक्टेड जो है कंप्लीशन का खर्चा, ठीक है। अब खर्चा मैंने लिखवाया था, ब्रोकरेज होता है सेलिंग प्राइस, मतलब प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए अगर फर्दर कोई खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 10 रुपीज है। अच्छा तो फिर ये 180 हो गया, और ये 10 माइनस करने से ये हम लोग का बन जाता है 177। तो विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर, ये तो कंटिन्यू होता जाएगा ना, तो विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा हो गया 177, ठीक है, 177 पर बैग, पर बैग ये मैंने पर लिखा है, ठीक है, पर बैग। तो बोला है कि मतलब वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10,000 बैग, मतलब मुझे टोटल में निकालने बोल रहा है, ये एक बैग का हो गया, देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू 177 इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा 17,70,000, और ये आंसर किस में आएगा, रुपीज में आएगा, 17,70,000 वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा तो अभी हम लोगों ने देखो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में टोटल 3 एग्जाम्पल किया, ठीक है, जिसमें हम लोगों को अलग अलग चीज देखने को मिला, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर पॉइंट लिखेंगे। फोर्थ नंबर क्यों, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल के पहले हम लोगों ने यहाँ थर्ड नंबर पॉइंट तक किया था, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट, ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें लिखो इन्वेंट्री मिडिल में लिखना है, ठीक है, और उससे 2 पॉइंट निकालो। एक में लिखो वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मेटेरियल, ठीक। अच्छा तो देखो इन्वेंट्री हम लोगों ने पहले याद है ना क्या क्या लिखा था, इन्वेंट्री का मतलब ये देखो, इन्वेंट्री का मतलब फर्स्ट पेज में हम जाते हैं, क्या लिखा था, रॉ मेटेरियल, ठीक है। फिर क्या लिखा था, WIP, फिर क्या लिखा था, फिनिश गुड्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए जो रॉ मेटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स है, ठीक है, उसका वैल्यूएशन अभी हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या रूल्स लगेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास कोई WIP है या फिनिश गुड्स है, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है, तो उसका वैल्यूएशन का रूल्स वैसे ही है जो अभी हम लोगों ने देखा, कॉस्ट और एनआरवी जो मेन रूल्स है वो इस पे एप्लीकेबल है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेन रूल्स है वो ही इस पे एप्लीकेबल है, विच एवर इज लोअर, ठीक है। लेकिन ये जो रॉ मटेरियल है उसका वैल्यूएशन कैसे हम लोग देखेंगे, देखो तो अगर कोई WIP है या फिनिश गुड्स है, उसका हमें कॉस्ट भी पता चलता है, उसका हमें एनआरबी भी पता चलेगा, विच एवर इज लोअर। जैसे देखो फिनिश्ड गुड्स जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा फिर उसको फिनिश गुड्स बनाया, मान लो ये रॉ मटेरियल को हम लोगों ने कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाए, तो फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट है वो तो हम लोग को खुद को पता चलेगा कि फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना है और वो मार्केट में कितने में बिकेगा, दैट इज एनआरवी, ठीक है। वो दोनों पता कर लेंगे तो कंपेयर करके विच एवर इज लोअर हम लोग का इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो जाएगा इन केस ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। और WIP के केस में क्या हो जाएगा, WIP भी हमें पता है उसका कॉस्ट कितना होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग खुद ही उसको WIP तक लेके जा रहे हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बीच में तो WIP बनेगा ना, तो WIP तक जाने में जो भी कॉस्ट इनकट हुआ है वो जो मैन्युफैक्चरर है उसको जरूर पता रहेगा, ठीक है, तो वो कॉस्ट लगा लेगा। लेकिन WIP का एनआरवी जो है वो थोड़ा सा अलग लॉजिक है, ठीक है। WIP का एनआरवी आना मुश्किल है, क्यों एनआरवी आना मुश्किल है, बिकॉज WIP थोड़ी ना कोई मार्केट में बिकेगा, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा अधूरा बना हुआ गुड्स, वो तो हम लोग फिनिश गुड्स बना के मार्केट में बेचेंगे। मतलब जो
मिडिल कंडीशन है, यानी कि जो सेमी फिनिश गुड्स या WIP कंडीशन में है उसमें तो नहीं होगा ना, ठीक है। उसका तो हम लोग का कोई भी क्या बोलते हैं, उसका हम लोग का NRV नहीं आएगा, ठीक है। तो उसका क्या रूल्स होगा वो हम बताएंगे। मतलब यहाँ पर ये जो है वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, उसको जब वैल्यू करेगा तो कॉस्ट दोनों केस में पता चलेगा, लेकिन NRV सिर्फ फिनिश गुड्स के केस में पता चलेगा, NRV WIP के केस में पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सिंपल लॉजिक है, क्योंकि NRV जो है वो तब ना मिलेगा जब कोई चीज मार्केट में सेलेबल है। WIP तो सेल नहीं करना होता है ना, उसको तो फिनिश गुड्स बना के बेचना होता है, तो उसका NRV नहीं पता चलेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा वो एक क्वेश्चन में हम बताएंगे, ठीक है, कि वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो अभी इसमें यही लिखा हुआ रहने देते हैं, ठीक है। और जो रॉ मेटेरियल है उसके केस में भी क्या प्रॉब्लम है, रॉ मेटेरियल का कॉस्ट तो हमें पता रहेगा। क्यों? कॉस्ट हमारे लिए नोन होगा। क्यों नोन होगा? क्योंकि हम लोग जितने में रॉ मेटेरियल खरीद के ला रहे हैं वही हम लोग का रॉ मेटेरियल का कॉस्ट होगा। लेकिन NRV, क्या रॉ मटेरियल का NRV हम लोग पता कर सकते हैं? बताओ, क्या रॉ मटेरियल, अभी मैंने जो WIP का लॉजिक बताया उसके हिसाब से ही बताओ, क्या हम लोग रॉ मटेरियल का NRV का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल का NRV का मतलब है मार्केट में जब हम लोग उसे बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। क्या रॉ मटेरियल हम लोग बेचने के लिए खरीद रहे हैं? नहीं, कंजम्पशन के लिए। तो रॉ मटेरियल का NRV तो वो तो हमें नहीं पता, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। जैसे WIP का नॉट एप्लीकेबल, इसका भी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ये हमें नहीं पता है। तो इस पे क्या रूल्स लगेगा? तो इस पे ना एक रूल्स है, देखो इस पे एक रूल्स है, देखो इस पे क्या रूल्स है। whenever finished goods in which such raw material is incorporated is expected to be sold, is expected to be sold greater than equal to cost, ऐसे लिखो, हम समझा देंगे। फिर ऐसे हाइफन देके, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड at cost whenever finished goods in which such raw material is incorporated is expected to be sold is expected to be sold less than cost। फिर यहाँ पर हाइफन देके, रॉ मटेरियल इज valued at cost और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। बताएंगे क्या होता है रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, whichever is lower, ठीक है। अच्छा देखो, अगर WIP और फिनिश गुड्स का बात है वैल्यूएशन में, ठीक है, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का जो हम लोग कर रहे हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसका लेकिन कोई कॉस्ट, उसका कॉस्ट होता है बट उसका कोई NRV नहीं होता है। उसका रूल्स हम बताएंगे क्या होगा। लेकिन अगर कोई फिनिश गुड्स है तो उसका कॉस्ट भी जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं उसको पता है, मार्केट में कितना बिकेगा वो भी उसको पता है, तो विच एवर इज लोअर इस पे अप्लाई होगा। लेकिन जब रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन का बात आता है तब हम लोग वो जनरल रूल्स नहीं लगा पा रहे। क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो हमें पता है,
जितने में हम लोगों ने उसे परचेस किया होगा, लेकिन वो तो बेचने के लिए नहीं होता है, ठीक है, तो उसका एनआरवी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? अगर whenever finished goods in which raw material is incorporated is expected to be sold greater than equal to cost, raw material is valued at cost। मतलब ये समझाते हैं, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा। अच्छा, और ये जो रिप्लेसमेंट प्राइस है इसका मतलब भी लिखवाएंगे, ठीक है, तो तुम लोग ना इसके नीचे ही लिखो, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है, हम रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब लिखवाते हैं। रिप्लेसमेंट प्राइस मींस यहाँ पर रिप्लेसमेंट प्राइस इज मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट नहीं लिख के लिखो तो सिमिलर रॉ मेटेरियल, ये ठीक रहेगा। मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर रॉ मेटेरियल। अच्छा, अब इसको समझते हैं, देखो पहला वाला पॉइंट ये समझते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कि हम लोग के पास एक रॉ मेटेरियल है, ठीक है, ये मान लो ये रॉ मेटेरियल है, ये कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ये क्या है, ये है रॉ मटेरियल, ठीक है। इस रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, इस रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। ये मान लो इस रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ये बन गया फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर ये लाइन पढ़ोगे तो देखो, वेन एवर फिनिश्ड गुड्स इन विच सच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ये जो फिनिश्ड गुड्स बना है ना, इसमें ये रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेट हुआ है, मतलब ऐड हुआ है, मतलब ये रॉ मटेरियल से ये फिनिश्ड गुड्स बना है। सिंपल सा बात बोल रहा है, इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट, मतलब अब ये जो फिनिश्ड गुड्स है ये कितने में बिकेगा। अब मान लो ये फिनिश गुड्स जब बन के रेडी हुआ तो इस फिनिश गुड्स का कॉस्ट हमें पता होगा, क्यों, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल का प्राइस भी पता होगा। अब रॉ मटेरियल के प्राइस में क्या जुड़ता है, तुम लोग कॉस्ट में पढ़े होगे, कॉस्ट शीट सभी ने किया होगा, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे लगेगा, जैसे कि मान लो लेबर वगैरह का खर्चा करके ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा, होने के बाद टोटल जो भी खर्चा आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट। मान लो इसका कॉस्ट हो गया है 150 रुपीज, ठीक है। अब इसका सेलिंग प्राइस मान लो मार्केट में ये फिनिश गुड्स बिकेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 150, मतलब 150 या 150 से ज्यादा में बिकेगा। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, 150 या 150 से ज्यादा में बिकेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट में वैल्यू करो। अब ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट हमें पता होना चाहिए। मान लो इस रॉ मटेरियल का कॉस्ट है मार्केट में ₹10, ₹10 पर केजी, जो भी एक यूनिट होगा ₹10 पर यूनिट लिख दो, कोई भी यूनिट हुआ, केजी हुआ, लीटर हुआ, जैसा भी रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इतना था। फिनिश गुड्स जो है बन के जब रेडी हुआ, ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो उसका कॉस्ट बना था 150। अब ये बिकेगा मार्केट में मोर देन 150 से। अगर ऐसा होता है तो रॉ मटेरियल का वैल्यू कैसे होगा, कॉस्ट में होगा, ठीक है। तो इस केस में वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, इस केस में वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा ₹10, क्योंकि वही उसका कॉस्ट था, ठीक है। रॉ मटेरियल का वैल्यू ₹10 हो जाएगा, क्योंकि वही लिखा हुआ है, रूल्स देखो वही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेकंड वाला रूल्स पढ़ते हैं। सेकंड वाले रूल्स में क्या बोला है, व्हेनेवर फिनिश गुड्स इन विच सच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड लेस देन कॉस्ट, ठीक है। अगर कॉस्ट से कम में बिकेगा तो फिर क्या होगा, ठीक है, कॉस्ट से कम में बिकेगा। मान लो ये फिनिश गुड्स का कॉस्ट है 150, ठीक है, और ये इसका सेलिंग प्राइस है 140, ठीक है। ये जो फिनिश गुड्स बना उसका जो कॉस्ट लगा, अगर मार्केट में मेरा फिनिश गुड्स उससे भी कम में सोल्ड आउट होता है, ठीक है, यानी कि 150 जो लागत या कॉस्ट लगा था प्रोडक्ट को बनाने में, वो बिक रहा है 150 से भी कम में, मतलब बेसिकली लॉस में 140 में। तो रॉ मटेरियल को वैल्यू कैसे करना है, तब हमें चेक करना है कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या चेक करना है, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस इस केस में, ठीक है। ये हम लोग का केस 1, ये जो मैंने लिखा है ना, ये हम लोग का ऐसे कर सकते हो, देखो केस 1 लिख लो और इसे केस 2 लिख लो, सेकेंड वाला केस, ठीक है। तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब ये
कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल को वैल्यू कर रहे हैं तो 10, वो तो हमें पता है। अब रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब अगर आज ही हम लोग मार्केट में जाके ये रॉ मटेरियल या फिर इस तरीके का सिमिलर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल का प्राइस पूछेंगे तो जो प्राइस हमें पता चलेगा उसे हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। देखो, रिप्लेसमेंट प्राइस इज मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट में जो प्राइस दिख रहा है किस चीज का, सिमिलर रॉ मटेरियल, इस तरीके का रॉ मटेरियल अगर मार्केट में आज हम लोग खरीदने जाए तो मान लो हम लोग ये रॉ मटेरियल के जगह सिमिलर टाइप ऑफ एक रॉ मटेरियल इस प्रोडक्ट में यूज करना चाहते हैं, ठीक है, इस फिनिश गुड्स में, तो अगर मार्केट में जाके हम लोग पता करेंगे कि इस रॉ मटेरियल का या इस तरीके का सिमिलर टाइप ऑफ रॉ मटेरियल का आज के डेट पे कॉस्ट क्या है, तो वो जो प्राइस पता चलेगा दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट प्राइस। सिंपल इतना ही हमें चाहिए, इससे ज्यादा हमें पता करने का भी जरूरत नहीं है। रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब जो रॉ मटेरियल का हम लोग वैल्यूएशन निकालना चाह रहे हैं उस रॉ मटेरियल का या फिर उस तरीके का सिमिलर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल का मार्केट में आज के डेट पे जो प्राइस है वो होता है रिप्लेसमेंट प्राइस। अब मान लो रिप्लेसमेंट प्राइस हुआ 9, तो यहां पर कॉस्ट कितना हो जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वो तो एप्लीकेबल होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, सॉरी मैंने एनआरवी बोल दिया, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। और मान लो कॉस्ट है 10 और रिप्लेसमेंट प्राइस, मार्केट में जाके हम लोगों ने सिमिलर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढा, इस तरीके का रॉ मटेरियल ढूंढा, पूछा प्राइस क्या है, पता चला प्राइस है हम लोग का 11 रुपीज, तो क्या लेना पड़ेगा, जो लोअर है यानी कि 10 रुपीज, ठीक है। तो इस रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे हो सकता है, रॉ मटेरियल का नॉर्मली वैल्यूएशन सिर्फ कॉस्ट और एनआरवी से होना मुश्किल है, क्योंकि रॉ मटेरियल का एनआरवी नहीं होता है। तो उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का अगर वैल्यूएशन करना पड़ेगा ये देखना है कि वो रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में इनकॉर्पोरेट हुआ है, क्या वो फिनिश गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है वो उससे कॉस्ट से कम है या ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बिकेगा तो सिंपल है, हमें क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में अगर बिकेगा तो हमें क्या करना है, उसका वैल्यू हो जाएगा उसका कॉस्ट। ये देखो, ये देखो, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट, उसके कॉस्ट में वैल्यू होगा। लेकिन अगर लॉस में से बिकने वाला है, मतलब जो कॉस्ट लगा उससे कम में बिकने वाला है, तो मुझे उस रॉ मटेरियल का और रिप्लेसमेंट प्राइस जो है मार्केट में देखना पड़ेगा, ठीक है, उस रॉ मटेरियल का कॉस्ट और उस रॉ मटेरियल के रिप्लेसमेंट रॉ मटेरियल का कॉस्ट मुझे मार्केट में देखना पड़ेगा, और विच एवर इज लोअर वो लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट रिप्लेसमेंट प्राइस, कॉस्ट रिप्लेसमेंट प्राइस जैसा होगा, अगर कॉस्ट कम हुआ तो कॉस्ट लेंगे, ठीक है, अगर मेरा जो लोअर होगा वही लेना पड़ेगा, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अच्छा देखो, ये यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो ये वाले पॉइंट पे। कोई डाउट नहीं है, समझ में आया, या फिर कोई डाउट है, बोलो। नो मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लास्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल 3 तक किया था, चलो एग्जाम्पल 4 लगाओ, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल लिखो, ए लिमिटेड हैज 1000 units of pen as closing stock. Purchase price ₹4 per unit, ब्रैकेट में लिखो परचेस्ड 10,000 units, डायरेक्ट लेबर 30,000, variable production overhead, variable production overhead ₹10,000, fixed production overhead ₹70,000, ब्रैकेट में लिखो नॉर्मल
कैपेसिटी 14,000 यूनिट, नॉर्मल कैपेसिटी 14,000 यूनिट। फिर नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में स्टोरेज कॉस्ट ₹5,000, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ₹3,000, फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, ए लिमिटेड हैज 1,000 यूनिट ऑफ पेन एज क्लोजिंग स्टॉक। ए लिमिटेड के पास 1,000 पेन पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, उसका हम लोग को वैल्यू निकाल के देना है कि 1,000 पेन का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। मतलब अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट निकाल लेंगे, फिर उसको 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ए क्लोजिंग स्टॉक, टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को यहाँ पर देखो परचेज प्राइस, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये सब दिया हुआ है। मतलब ये मैन्युफैक्चरर ही होगा। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर होगा, क्योंकि देखो इसका क्या दिया हुआ है, परचेज प्राइस मतलब रॉ मटेरियल का दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, अब लेबर वगैरह दिया हुआ है तो मैन्युफैक्चरर ही होगा ना, ट्रेडर थोड़ी ना होगा। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, और स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। और यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल कैपेसिटी 14,000 यूनिट। नॉर्मल कैपेसिटी 14,000 यूनिट का मतलब ये हो गया कि इन्होंने प्रोडक्शन किया है जितना भी, लेकिन इनके पास कैपेसिटी है 14,000 यूनिट प्रोडक्शन करने का। ठीक है, भले ही इन्होंने प्रोडक्शन कम या ज्यादा किया हो, ठीक है, लेकिन इनका जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 14,000 है। ठीक है, तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो नॉर्मली मैथमेटिक्स का सेंस सोचो कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। जो है कॉस्ट पर यूनिट हमें निकालना पड़ेगा इनटू नंबर ऑफ स्टॉक। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ स्टॉक, जितना सारा स्टॉक है। मतलब ये अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, इनटू अगर हम लोग कर देते हैं 1,000, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है। तो मतलब हम लोग को निकालना क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कि ये जो पेन बनाया गया है, इसको एक एक पेन बनाने का कॉस्ट कितना है। तो वो कैसे निकालोगे, जैसे तुम लोग कॉस्टिंग में करते हो वैसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 10,000 यूनिट बनाया है और रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस है 4 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट, मतलब ये पेन बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो एक यूनिट रॉ मटेरियल का प्राइस है 4 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्ट लेबर बोला है 30,000, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रॉ मटेरियल 4 पर यूनिट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना पर यूनिट होगा, ये देखो कितना दिया हुआ है 30,000। ठीक है, और बनाया गया कितना है, ये देखो 10,000 यूनिट। कैसे पता चला, अगर 10,000 यूनिट्स जो है रॉ मटेरियल परचेस किया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब 10,000 ही यूनिट्स जो है पेन बना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पर यूनिट। अच्छा वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, ठीक है, देखो प्रोडक्शन मतलब ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा होता है उसे ही प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं। वेरिएबल का वेरिएबल मतलब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो खर्चा डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम लोग ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा लगेगा, कम बनाएंगे तो कम लगेगा। जैसे रॉ मटेरियल, अगर 5 पेन बनाओगे तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल का खर्चा होगा, 10 बनाओगे तो उस हिसाब से होगा, 15 बनाओगे तो उस हिसाब से होगा। लेकिन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब होता है कि जैसे मान लो जिस फैक्ट्री में ये पेन पेन बन रहा है उसका जो है रेंट, ठीक है, अब पेन जीरो क्वांटिटी भी बनाएंगे तो रेंट देना पड़ेगा, अगर फुल कैपेसिटी में भी बनाएंगे तो भी रेंट देना पड़ेगा। फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा मतलब होता है कि जो खर्चा प्रोडक्शन के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्वांटिटी कम हो, ज्यादा हो, जीरो हो, हमें वो खर्चा पे करना ही पड़ेगा। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड ऐसा नहीं होता है, हमारे यूज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यूज बोल रहे सॉरी, हमारे क्वांटिटी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस ज्यादा होगा वेरिएबल ओवरहेड उतना ज्यादा होगा, जितना कम होगा वेरिएबल ओवरहेड इतना कम होगा। ठीक है,
अब फिक्स्ड ओवरहेड जो दिया हुआ है वो 70,000 दिया हुआ है, मतलब हम लोग प्रोडक्शन करें या ना करें ये खर्चा हमें पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। अच्छा पहले वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10,000, 1 पर यूनिट, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड क्योंकि मैंने क्या बोला क्वांटिटी प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड करेगा और प्रोडक्शन कितना है 10,000, ठीक है। तो परचेज प्राइस ये भी एक वेरिएबल नेचर का ही खर्चा है, ठीक है। तो ये भी हमारा 10,000 यूनिट पे होगा। डायरेक्ट लेबर जितना लेबर पे जितना सारा पेन होगा ऊपर पेन पे लेबर का खर्चा उतना होगा। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वैसे हो गया। अब यहाँ पर सीखने वाला चीज है फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 70,000। अब मुझे निकालना है पर यूनिट का कितना होगा, ठीक है। अब मुझे ये बोलो कि मुझे इसको कितने से डिवाइड करना चाहिए पर यूनिट निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर 10,000 से ही करें या फिर नॉर्मल कैपेसिटी से करना चाहिए, बोलो क्या लगता है तुम लोग को। देखो मुझे मैम से हाँ बोलो। मैम नॉर्मल कैपेसिटी। हाँ नॉर्मल कैपेसिटी, क्योंकि देखो हम लोग 14,000 यूनिट बना सकते हैं लेकिन हम लोगों ने 10,000 बनाए, मतलब हम लोगों ने कम एफिशिएंसी दिखाया। अब रीजन जो भी हो, ठीक है, हमें चाहिए नहीं था या भी जो भी हो, लेकिन मुझे 70,000 तो पे करना ही पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड। हम 10,000 बनाए या 14,000 बनाए, ठीक है। मैंने 14,000 नहीं बनाए वो मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मुझे तो 14,000 यूनिट बनाने पे पर यूनिट पे जो खर्चा आएगा वही खर्चा मेरे 10,000 यूनिट पे भी आएगा। जैसे कि अगर हम एक पेन बनाते हैं तो भी मुझे 70,000 देना है। अगर हम 70,000 अगर हम 14,000 पेन बना लेंगे तो भी मुझे 70,000 ही देना है, वही मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं बना सकते। हाँ बना सकते हैं अगर हम लोग ओवर जो है प्रोडक्शन करते वो भी होता है, वो भी पॉइंट अभी देखेंगे उसमें कैसे उसको डील करेंगे। तो यहाँ पर देखो बात ये है कि भले ही हम लोगों ने 10,000 यूनिट पेन बनाया, अगर हम लोग इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पर 7 पर यूनिट करके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 10,000 हम लोगों ने अपने हिसाब से प्रोड्यूस किया, लेकिन एक्चुअली मेरा खर्चा तो 70,000 है ना। मुझे 70,000 का खर्चा कितने पे डिस्ट्रीब्यूट करने को मिलेगा, मैक्सिमम 14,000 पे। तो मुझे वही वाला लेना पड़ेगा क्योंकि वही मेरा नॉर्मल कैपेसिटी, मैक्सिमम नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, नॉर्मली 14,000 हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो 14,000 तो ये देखो हो गया 5 पर यूनिट। और अगर इसी को ही 10,000 से करोगे तो वो 7 पर यूनिट हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा कॉस्ट बढ़ जाएगा। सोच के देखो अगर ये 70,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये 7 हो गया तो 7 होने से पर यूनिट कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा 2 रुपीज से, ठीक है। 5 की जगह 7 होगा तो टोटल में पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगा तो मेरा जो कॉस्टिंग है वो गलत हो जाएगा। तो ये हम लोग कॉस्ट में भी सीखते हैं, ठीक है। कॉस्टिंग गलत होगा तो मार्केट में ओवर प्राइस्ड हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट, तो बिकेगा नहीं। तो मैंने 14,000 नहीं बनाया ये मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे फिक्स्ड ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन 5 पर यूनिट करके ही होना चाहिए, ठीक है। मैंने कम बनाया तो क्या हुआ, मुझे 5 पर यूनिट करके ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मेरा जो कॉस्ट है वो सही कैलकुलेट हो, ठीक है। तो इसका रूल्स हम लिखवा देते हैं, इसमें क्या करना चाहिए, यहाँ स्टार देके लिखवा देते हैं। देखो हमेशा क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड ओवरहेड का रूल्स होता है फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तुम लोग को, एक्चुअल और नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी का बात हो रहा है, एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल तो और कैपेसिटी नहीं होगा, एक्चुअल ऐसे ही लिख देते हैं, एक्चुअल और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। देखो विच एवर इज हायर, ये याद रखना है तुम लोग को, ठीक है। समझा दिया, ठीक है। अभी याद रख सकते हो एक्चुअल कितना था 10,000, नॉर्मल कैपेसिटी कितना था 14,000, विच एवर इज हायर वो हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट। तो अब इसके बाद और क्या क्या कॉस्ट है देखते हैं। देखो फिक्स्ड ओवरहेड समझना था, ये एक स्टार पॉइंट था वो बता दिया। स्टोरेज कॉस्ट दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकालेंगे तो 10,000 से जैसे तुम लोग डिवाइड कर रहे हो कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ठीक है। हम एक बार करके दिखा देते हैं। देखो इसके बाद का खर्चा तुम लोग के हिसाब से ऐसे होगा, स्टोरेज कॉस्ट हो जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो लेकिन इसको अभी हम हटा देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए वो भी हम बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या ओवरहेड भी दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चन में, 3,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये हो गया
5030, ये 5030 लिख लो, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, कॉस्ट पर यूनिट जो है उसमें ये कंसीडर नहीं करना है, ये 2 पॉइंट, ठीक है, मैंने काट दिया। तुम लोग भी लिख के काट सकते, क्यों नहीं करना है बताते हैं, सिर्फ ये कंसीडर करना है। 4 + 3 7 + 1 8, 8 + 5 हो जाएगा 13, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट 13 होगा, ये कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। अब उसका रीजन बता देते हैं, उसके पहले आंसर एक बार लिख लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, 1000 नंबर ऑफ पेन जो है उनके क्लोजिंग स्टॉक में है, 13 रुपीज करके टोटल वैल्यू हो जाएगा 30,000। ये तो कैलकुलेट करने पे जितना आएगा उतना लिख देना है हम लोग को। अच्छा, अब बात ये है कि ये वाला जो स्टोरेज कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये कॉस्ट क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लिस्ट थोड़ा सा बता देते हैं कि ऐसा कौन कौन सा कॉस्ट है, ठीक है, जो हम लोग का इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा कॉस्ट है जो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में नहीं आएगा, लिखते हैं, रुको, ऐसे लिख लो, एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जब हम लोग इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालेंगे तो कौन कौन सा कॉस्ट नहीं आएगा। पहला लिखो, एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है, एबनॉर्मल वेस्टेज ये नहीं आएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जैसे देखो, तुम लोगों ने अगर कभी कंसाइनमेंट किया है, ठीक है, चाहे किसी ने फाउंडेशन किया है या कॉलेज में, ठीक है, या मेरे पास कभी किया है, तो फिर एबनॉर्मल वेस्टेज का कंसेप्ट मैंने वहां पर बताया है, या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में देखोगे तो देखो, एबनॉर्मल वेस्टेज का मतलब होता है एबनॉर्मल लॉस, बेसिकली चाहो तो लॉस भी लिख सकते हो। एबनॉर्मल लॉस कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो, जैसे मान लो किसी के गोडाउन में आग लग गया, ठीक है, तो वो एक एबनॉर्मल लॉस है। अब उसके वजह से वो अगर अपने एक स्टॉक का कॉस्ट बढ़ा देगा, मान लो वो बेचता था बिस्किट्स, ठीक है, अब एक एक बिस्किट्स मान लो 10 रुपीज पैकेट वाला बेचता था। अब जैसे आग लग गया, उसका लॉस हो गया, अब वो बोल रहे हैं हम यही बिस्किट जो है 20 रुपए पर पैकेट करके बेचेंगे, कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। मतलब वो कॉस्ट को बढ़ा रहा है, अपनी इन्वेंट्री, अपनी वहां पर जो स्टॉक है उसके कॉस्ट को बढ़ा रहा है, वो नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर किसी तरीके का एबनॉर्मल वेस्टेज है, वो हमारी इन्वेंट्री का पार्ट कभी नहीं हो सकता है। मतलब एबनॉर्मल वेस्टेज का जो कॉस्ट होगा, मतलब कितने का लॉस हुआ, उसका तो एक रुपीज में वैल्यू होगा, वो कभी भी हम लोग अपने स्टॉक में ऐड ऑन नहीं कर सकते। मतलब 10 रुपए के बिस्किट्स को 20 यानी और 10 ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्या होगा, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट जो कि अभी मैंने यहाँ पर काट के दिखाया ना एग्जाम्पल पे, स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं आता है, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट नहीं आता है, क्यों, क्योंकि ये स्टॉक बनने के बाद का खर्चा है, स्टॉक बनने तक का खर्चा नहीं है, स्टॉक बनने के बाद का खर्चा है कि हम लोग चीजों को कैसे स्टोर कर सकते हैं। और ये स्टोर का जो टाइम है ना, ये कोई स्मॉल टाइम पीरियड भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म पीरियड भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टोरेज कॉस्ट जो है वो हमारे इन्वेंट्री के कॉस्ट में कभी इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये इन्वेंट्री बनने का बाद का कॉस्ट है। मतलब तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो इसीलिए ये एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन एक तरीके का स्टोरेज कॉस्ट है जो इन्वेंट्री के कॉस्ट में आ सकता है, वो क्या है वो लिखो, ठीक है। बट इफ स्टोरेज is a part of production, there there नहीं लिखो, then we will consider in cost of inventory, like pickles, wines, एटसेट्रा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि स्टोरेज कॉस्ट अगर मेरे प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, जैसे कि पिकल यानी कि अचार, ठीक है, तो अचार को स्टोर करके रखना, उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने का ही एक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ दिन स्टोरेज में रखना पड़ता है, तभी जाके वो सेलेबल कंडीशन में आता है। वाइन्स, ठीक है, वाइन्स को भी जो है स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोरेज जो है अगर मेरा प्रोसेसिंग का पार्ट है, स्टोरेज अगर मेरे प्रोसेसिंग का पार्ट है, तो वो जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में होगा, क्योंकि वो ये इस तरीके का जो चीज है ना, जैसे कि पिकल वाइन,
बताएंगे इसका जो स्टोरेज कॉस्ट है ये आफ्टर प्रोडक्शन नहीं है, ये ड्यूरिंग द प्रोडक्शन पीरियड है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन पीरियड है तो फिर वो मेरे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, और क्या होगा, थर्ड नंबर पे लिखते हैं क्या एक्सक्लूड होगा। लिखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख के काटा क्वेश्चन में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब हो जाता है जैसे मान लो कि हम लोग सैलरी दे रहे हैं इम्प्लॉयज को, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के काम में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे अकाउंटेंट वगैरह को दिया गया सैलरी, सुपरवाइजर को दिया गया सैलरी, इस तरीके का जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो खर्चा होता है वो क्योंकि आफ्टर प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन को मैनेज करने का खर्चा है, ठीक है, मतलब मेंटेन करने का खर्चा है, तो इसीलिए ये एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर में लिखें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ठीक है, मार्केटिंग का खर्चा, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो जो हम बोल रहे हैं, एडवर्टाइजिंग का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, इस तरीके का खर्चा कभी भी प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता है, तुम लोग कॉस्ट शीट में भी देखे होंगे। ठीक है, और फिफ्थ नंबर में लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेस, अगर कोई इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा इंटरेस्ट का खर्चा कभी भी इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। जैसे मान लो हम लोगों का लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, हम लोग लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ लोन लैपटॉप के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, लैपटॉप के कॉस्ट में वो हमें ऐड नहीं करना है, तो ये तुम लोग को याद रखना है कि कौन कौन सा हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगा, इसीलिए मैंने स्टोरेज कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को हटा दिया। तो सिंपल क्या क्या नहीं होगा उसका लॉजिक भी मैंने बताया। एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा, तो मेरे बिस्किट वाले एग्जाम्पल को याद रख सकते हो कि एबनॉर्मल कुछ लॉस हुआ है उसकी वजह से तो हम प्रोडक्ट के कॉस्ट को बढ़ा नहीं सकते, मतलब इन्वेंट्री के कॉस्ट में उस खर्चे को, उस लॉस के कॉस्ट को ऐड नहीं कर सकते। स्टोरेज कॉस्ट अगर मेरा आफ्टर प्रोडक्शन है तो वो नहीं आएगा, अगर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन है जिसमें इस तरीके का चीज आ सकता है वाइन्स पिकल वगैरह, तो उसमें वो फिर प्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जैसे कि इस तरीके के एम्प्लॉय जैसे कि सुपरवाइजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इनको दिया गया सैलरी जो है ये हम लोगों का कॉस्ट का, इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मार्केटिंग वगैरह का खर्चा ये हम लोग का इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट का भी मैंने बताया, इंटरेस्ट चार्जेस जो है वो भी हमारे इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इंटरेस्ट जैसे मैंने बोला कि हम लोगों ने कोई लोन ले लिया है, ठीक है, तो उसमें फिर वो हमारे इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ये याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अब दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो लास्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल 4 तक लिखा और उस पर कुछ पॉइंट नोट डाउन किया। 4 में हम लोगों ने 2 पॉइंट सीखा, एक तो ये वाला सीखा, ये कवर कर लो, एक तो ये वाला सीखा, ठीक है, और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या सीखा, नेक्स्ट हम लोगों ने ये जो है ये वाला पॉइंट सीखा, ये तो मैंने स्टार देके लिखवा ही दिया है, तो ये वाला पॉइंट सीखा। अच्छा, अब हम लोग एग्जाम्पल 5 करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में लिखते हैं एक्चुअल यूनिट्स 1 लाख, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, मैंने FOH लिख दिया, फिक्स्ड ओवरहेड ये सब रुपीज है, 18 लाख, फाइंड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट if case 1 normal units 90,000, case 2 normal units 1,20,000। अभी मैंने रूल्स लिखवाया, तुम लोग मुझे बता सकते हो कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा, फिर हम लॉजिक बताते हैं। ठीक है, आंसर बताओ फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना आएगा। मैंने रूल्स लिखवा दिया, अभी अभी रूल्स लिखवाया है कि कैसे लेना है। रूल्स कहाँ लिखवाया वो तुम लोग ढूंढो, ढूंढ के मुझे बताओ, अभी मैंने कवर भी करवाया। बोलो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट केस 1 में कितना होगा,
केस 2 में कितना होगा बताओ। बोलो कौन बोलेगा। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट केस 1 में कितना आंसर आएगा, केस 2 में कितना आएगा। 20 और 15। 20 और 15। 15 तो सही है, 20 तो सही नहीं है। वो एक्चुअल यूनिट्स ना रुपीज नहीं होगा, मैंने रुपीज लिख दिया गलती से। ये एक मिनट, मैंने ये कितना लिखा था, रुको एक सेकेंड। 1 लाख होगा। अब देखो अब कितना होगा। 15 तो सही है ये वाला। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो ये तो 18। बताना। हाँ 18, ये देखो फिक्स्ड ओवरहेड लिखना है, नीचे एक्चुअल और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 18 लाख। वो तो दोनों केस में ही है, चाहे केस 1 ले लो चाहे केस 2 ले लो, दोनों केस में ही फिक्स्ड ओवरहेड 18 लाख है, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, विद एक्चुअल यूनिट्स नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर, ठीक है। तो 1 लाख और 90,000 में हायर क्या है, 1 लाख, ठीक है। और 1 लाख और 1,20,000 में हायर कितना है, 1,20,000, ठीक है। अब ये डिवाइड करने से आ जाता है 18 पर यूनिट, ठीक है। और ये डिवाइड करने से आ जाएगा 15 पर यूनिट, ठीक है। ये तो निकाल ही लोगे, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज सोचो, मैंने मेरा नॉर्मल कैपेसिटी था 90,000 यूनिट, ठीक है। मैंने कितना बनाया, मैंने बना लिया है 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। मैंने नॉर्मल कैपेसिटी से जो है एक्चुअल यूनिट्स और ये नॉर्मल, एक सेकंड मैंने क्या एग्जांपल, नहीं ठीक है, नॉर्मल यूनिट्स मैंने 90,000 बनाया, ठीक है। एक तो मैंने नॉर्मल यूनिट से ज्यादा बनाया है, एक है मैंने नॉर्मल यूनिट से कम बनाया, ठीक है। ये देखो, ये वाला देखो, नॉर्मल यूनिट से जो हम लोगों ने कम बनाया है, तो मेरा देखो फिक्स्ड ओवरहेड 18 लाख देना ही पड़ेगा, चाहे हम नॉर्मल यूनिट्स बनाए या नॉर्मल यूनिट से कम बनाए या नॉर्मल यूनिट से ज्यादा बनाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 18 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोगों ने कितना बनाया, एक्चुअली 1 लाख बनाया है, तो फिर 18 पर यूनिट करके आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो नॉर्मल यूनिट्स हम लोग का 1,20,000, अच्छा नॉर्मल यूनिट्स का मतलब, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी हो गया, ठीक है। मेरा कैपेसिटी है 90,000, मैंने बना लिया 1 लाख, ज्यादा बना लिया। मेरा कैपेसिटी है 1,20,000 और मैंने बनाया है 1 लाख, ठीक है। तो मैंने मेरा कैपेसिटी को कम यूटिलाइज किया है, ठीक है। तो कम यूटिलाइज किया है, तो क्योंकि मैंने 1,20,000 से डिवाइड किया, तो मेरा कितना आ गया, 15 पर यूनिट। लेकिन मेरा खर्चा कितना होना चाहिए, देखो मेरा खर्चा, अब देखो एक चीज रिवर्स में कैलकुलेट करके देखो, अगर मैंने 1 लाख यूनिट बनाया है, ठीक है, और मेरा खर्चा फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट 18 आ रहा है, केस 1 देखते हैं, तो मेरा खर्चा कितना एलोकेट होगा, 18 लाख। अब ये केस 2 में देखो, मैंने 1 लाख यूनिट बनाया है और मेरा खर्चा पर यूनिट 15 आ रहा है। मैंने जो रूल्स के हिसाब से अप्लाई किया, ये तो मैंने रूल्स के हिसाब से लगाया ना, विच एवर इज हायर करके, तो यहाँ पर मेरा 15 लाख आ रहा है। तो अंडर और ओवर रिकवर होता है, पता है तुम लोग को, तो इसमें तो हम लोगों ने सही रिकवर किया, 18 लाख का खर्चा 18 लाख रिकवर हो जाएगा प्रोडक्ट पे चार्ज करके, क्योंकि हम लोग 18 करके चार्ज करेंगे रूल्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर 15 लाख ही रिकवर हो पा रहा है, लेकिन मुझे तो मेरा खर्चा 3 लाख और भी पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो टोटल खर्चा कितना है, 18 लाख है। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लिए क्या रूल्स बताया है एएस ने, तो तुम लोग इसके नीचे लिखो, ठीक है। यहाँ पर लिखो स्टार देके, 3 पर यूनिट चार्ज्ड इन पीएल, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो 3 रुपीज हम लोग कम चार्ज कर रहे हैं, वो हमें पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा उसका लॉजिक भी मैंने बताया, देखो ठीक से फिर एक बार बता देते हैं। देखो हम लोगों ने रूल्स के हिसाब से लगाया कॉस्ट, एक्चुअल यूनिट्स और नॉर्मल यूनिट्स विच एवर इज हायर, तो 1 लाख और 90 में हायर 1 लाख, 1 लाख और 1,20,000 में हायर हो गया 1,20,000, और इसके हिसाब से पर यूनिट निकल के आ गया 18 और 15। अब अगर बैक में जाके हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर मेरा एक यूनिट पे फिक्स्ड ओवरहेड 18 है और मैंने 1 लाख यूनिट
यूनिट बनाया है तो 1 लाख इंटू 18 तो 18 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड होना चाहिए, जो कि रियल में वही है। लेकिन जब हम लोग 15 इंटू 1 लाख करेंगे तो हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड 15 लाख ही रिकवर हो पाएगा, लेकिन हम लोगों को तो 18 लाख रिकवर करना है, ठीक है। तो पर यूनिट में 3 रुपीज करके जो कम हो रहा है वो हमें क्या करना है, वो हमें पीएल में चार्ज करना है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, जो हायर है वो लगा रहे हैं। हायर लगाने पे हमारा पर यूनिट जो है वो 18 से डाउन होके 15 में आ गया, ठीक है। तो अब मुझे 3 रुपीज को क्या करना पड़ेगा, जो 3 रुपीज का कम दिख रहा है, जो शॉर्टेज है वो मुझे, क्योंकि वो खर्चा भी तो मुझे रिकवर तो करना ही पड़ेगा, तो वो क्योंकि मेरा 18 लाख से तो कम हो नहीं सकता है, ठीक है। 18 लाख तो मुझे देना ही, चाहे हम अंडर प्रोडक्शन करें या ओवर प्रोडक्शन करें या फिर सेम टू सेम प्रोडक्शन करें, ठीक है। मतलब हम लोग अगर 90,000 भी प्रोडक्शन करते हैं तो भी जो 18 लाख होगा, अगर 1 लाख करेंगे तो भी 18 लाख होगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर 1,20,000 करोगे तो भी 18 लाख होगा, 1,20,000 से ज्यादा या कम करोगे तो भी जो है 1 लाख होगा, तो सॉरी 18 लाख होगा, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल तो हमारा चेंज नहीं होगा, लेकिन रूल्स के हिसाब से जब डिवाइड करेंगे तो कहीं 18 आ रहा है, कहीं 15। 18 आया तो ठीक है, उतना ही होना चाहिए, 18 इंटू 1 लाख 18 लाख होगा, लेकिन 15 आया तो कम आया, ठीक है। तो फिर उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रूल्स के हिसाब से उसे हमें पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो भी एक्सपेंस है, तो फिर वो हमारा पीएल में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग उसे सॉल्व करके बताओ। एग्जाम्पल 6, परचेस्ड इनपुट 1000 यूनिट, नॉर्मल लॉस 100 यूनिट, लेबर कॉस्ट 10, लेबर कॉस्ट 7,000 कर दो इसको, ठीक है, 7,000 कर दो, रुपीज 7,000, मेटेरियल कॉस्ट रुपीज 10,000, और प्रोडक्शन ओवरहेड 42,000, फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में 300 यूनिट। सपोज कि 300 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट तो पता है तुम लोगों को, अब ये नॉर्मल और एबनॉर्मल जो है वो हम बता देते हैं। देखो नॉर्मल लॉस का मतलब जो हमें पहले से पता होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन करने जाएंगे तो हमारा कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस होगा। 100% इनपुट पे 100% आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लॉस हर एक चीज में होता है, तो वही बोल रहा है नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस अगर कुछ है, अच्छा एबनॉर्मल लॉस मैंने लिखा नहीं, चलो इसके नीचे लिख देते हैं। एबनॉर्मल लॉस का मतलब अनएक्सपेक्टेड था, हमें नहीं पता था, जैसे आग लग गया, ठीक है, चोरी हो गया, इस तरीके के लॉस को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हमें पहले से कभी नहीं पता होता है, ठीक है। अब इसका हमें कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो हम लोग को क्या निकालने बोला है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, तो फिर से वही 300 यूनिट कॉस्ट पर यूनिट करना पड़ेगा। देखो हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना है, तो 300 जो है क्लोजिंग स्टॉक है इनटू क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो इसके लिए कॉस्ट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उस पर जो भी खर्चा हुआ उसका हमें लिस्ट दिया हुआ है, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट। अब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अच्छा देखो मेटेरियल कॉस्ट है हम लोग का 10, ठीक है। मेटेरियल कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल, सभी का अलग अलग निकालना पड़ेगा, सभी का टोटल दिया हुआ है, मेटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, सबका निकालना पड़ेगा। लेबर कॉस्ट पर यूनिट ये निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के बाद यहाँ पर यूनिट जो आएगा हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा। तो टोटल मेटेरियल कॉस्ट कितना है 10,000, तो एक एक यूनिट का कितना होगा वो निकालना है। टोटल लेबर कॉस्ट कितना है 7,000, तो एक एक यूनिट का कितना है वो निकालना पड़ेगा। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 42,000, तो एक एक यूनिट का कितना होगा वो निकालना पड़ेगा।
अच्छा, तो सबसे पहले मेटेरियल तो हम सब लास्ट में निकलवाएंगे, ठीक है। तो पहले लेबर का तुम लोग बता सकते हो, लेबर कॉस्ट कितना होगा। देखो टोटल लेबर कॉस्ट है 7000, हम लोग परचेस्ड इनपुट कितना है, मतलब हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं वो हम लोग का 1000 यूनिट है, ठीक है। अच्छा, ओ मुझे सारा ही कैलकुलेशन करके एक बार दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितना यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा उसी पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना यूनिट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम नेक्स्ट पेज में करके दिखाते हैं। परचेस्ड इनपुट 1000, हम लोगों ने 1000 यूनिट जो है वो परचेस किया, ठीक है। अब उसमें हमें पता है कि नॉर्मल लॉस मतलब कितना यूनिट लॉस होगा। जैसे मान लो कोई अगर फ्रूट सेलर है, ठीक है, उसने एक पेटी जो है एप्पल खरीदा, अब उसे पता है एक पेटी में जितना भी एप्पल आता है पर पेटी में 4 या 5 एप्पल जो है वो खराब निकल ही जाता है। या फिर किसी का मान लो फ्लावर का बिजनेस है, ठीक है, तो उसे पता है कि वो अगर इतने सारे फ्लावर्स लेता है तो इतना खराब हो ही जाता है। तो हर एक बिजनेसमैन को पहले से ही पता होता है कि उसके बिजनेस में नॉर्मल लॉस कितना है, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके का बिजनेस क्यों ना हो। तो देखो परचेज इनपुट था 1000, लेकिन हमें पता है कि हम लोग कितना भी 1000 यूनिट इनपुट क्यों ना दे, ये मान लो यहाँ पर मशीन है, प्रोडक्शन होगा, हम लोगों ने 1000 यूनिट जो है इनपुट डाल दिया, लेकिन 1000 यूनिट इनपुट डालने से ही 1000 आउटपुट कभी नहीं आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस हर एक बिजनेस में होता है। तो जो लॉस मुझे पहले से पता है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो अगर मुझे पता ही है कि मेरा 100 यूनिट कभी भी प्रोड्यूस होकर मुझे नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल लॉस 100 हटा दो, ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे कितना यूनिट मिल सकता है, 900 यूनिट मुझे मिलेगा एज ए गुड प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन बाई चांस 200 यूनिट और भी लॉस हो गया जिसका पहले से कोई एस्टिमेशन नहीं था। जैसे मान लो मुझे पता था कि जैसे मान लो एक पेटी में जितने भी एप्पल आते हैं, ठीक है, उसमें से मान लो 5 एप्पल खराब होता है, लेकिन कुछ चोरी भी हो गया, ठीक है, वो तो रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, वो हमें नहीं पता, कुछ चोरी हो गया तो उसमें एप्पल कम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस। जैसे मान लो ना ये एप्पल ही मान लो 1000 पीसेस एप्पल था एक पेटी में, हमें पता है 100 एप्पल जो है खराब निकल ही जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब के वजह से। अब लेकिन हमें फिर 900 पीसेस एप्पल मिलना चाहिए एक पेटी में, लेकिन हमें 200 एप्पल और भी कम मिला, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कितना एप्पल मिला, 700 यूनिट एप्पल मिला, ठीक है। लेकिन जिसमें से ये 900 नॉर्मली मिलता ही है हमें, लेकिन बाई चांस कुछ एबनॉर्मल रीजंस आ गया, मान लो चोरी हो गया या कुछ और हो गया, इस वजह से सिर्फ 700 यूनिट से हमें एप्पल मिल पाए, ठीक है। ये हो गया, हम लोगों ने प्रोडक्शन के साथ मैच कर लो कि हम लोगों ने 1000 यूनिट इनपुट दिया था, हमें पता था 1000 का 1000 तो नहीं मिलेगा, 900 जरूर मिलेगा, लेकिन हमें मिला 700, क्यों, क्योंकि हमारा कुछ एबनॉर्मल लॉस भी हो गया। तो इसके हिसाब से अब हमें यहाँ पर मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट और प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालना पड़ेगा। अब मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग कैसे लगाएंगे, तो मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे लगाएंगे, तो देखो हम लोगों को पता ही है कि अगर हम लोग 1000 यूनिट रॉ मेटेरियल देंगे तो हमें 900 यूनिट जो है 900 यूनिट या 900 यूनिट जो भी बोलो उतना हमें फिनिश गुड्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब अगर हम लोग एबनॉर्मल लॉस को थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने कि हम लोग कॉस्ट पे चार्ज नहीं कर सकते, जैसे कि देखो मेटेरियल का खर्चा है 10,000, ठीक है, उधर लिख के भी दिखाएंगे। अब अगर तुम लोग इसको 900 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, और इसको अगर 700 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, चेक करके देखो। देखो अगर हम लोग 10,000 को 10,000 को अगर हम लोग 900 से डिवाइड करते हैं तो ये कुछ आंसर आता है 11.1111, ठीक है। और अगर 10,000 को 7,000 से डिवाइड करते हो, सॉरी 700 से, मैंने एक जीरो ज्यादा लिख डाला है यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, देखो ये आ रहा है 14.28, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें क्या सीखने को मिला, ये कम है
ये ज्यादा है, ठीक है। अब बात तो वही हो गया ना कि मेरे यहाँ चोरी हो गया या आग लग गया, उसके वजह से मैंने अपने रॉ मटेरियल का कॉस्ट 14.28 कर दिया, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें रॉन्ग कॉस्टिंग हो जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा। इसीलिए मैंने बताया था एबनॉर्मल जो लॉस है या वेस्टेज है वो कभी भी हम लोगों का इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में ऐड नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को लिख के दिखाया पॉइंट्स, ठीक है। और ये देखो प्रूफ भी हो गया, ये हम लोग नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं नॉर्मल लॉस के वजह से। अगर मेरा मेटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है तो बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये अकेले मेरे बिजनेस में नहीं होगा, सेम काइंड ऑफ बिजनेस में सभी का नॉर्मल लॉस, जैसे और भी कोई अगर फ्रूट सेलर है तो उसका भी एप्पल उतना सारा नॉर्मल लॉस जो है वो होगा ही होगा, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस हर एक बिजनेस में होता है, वो हम लोग कस्टमर पे ही चार्ज करेंगे, इसीलिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट हम लोग 11.11 आराम से कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली मार्केट में हम लोगों ने कितने का रॉ मटेरियल खरीदा होगा? 10,000 रुपए का, और उसमें कितना रॉ मटेरियल इनपुट दिया है? 1000। मतलब एक्चुअली हमारा रॉ मटेरियल जब हम लोगों ने खरीदा था तो वो कितने करके हुआ था? 10 रुपए करके हुआ था। लेकिन नॉर्मल लॉस को जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो वही 10 रुपए का रॉ मटेरियल 11.11 हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसे 900 से डिवाइड किया। अब ये अलाउड क्यों है? 700 वाला अलाउड नहीं है, 900 वाला अलाउड क्यों है? क्योंकि नॉर्मल लॉस सभी बिजनेसमैन का होगा, सभी बिजनेस एंटिटी का होगा, हर टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी का होगा। इसी वजह से वो हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट में चार्ज कर सकते हैं। ये तो कॉस्ट में चार्ज किया ना, इसका कॉस्ट प्लस 1.11 बढ़ा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसीलिए ये हम लोग कर सकते हैं, बट ये इसका कॉस्ट यहां तक नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमारे एबनॉर्मल लॉस का बर्डन हम लोग अपने कस्टमर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉस्ट तो कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ना। जब सेल करेंगे तो उन्हीं से ना कॉस्ट रिकवर करेंगे। तो इसके हिसाब से हमें क्या सीखने को मिला कि यहाँ पर मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट को हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 900 यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 11.1111, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, और ये जो है 7000, ये जो है 7000 लेबर कॉस्ट, इसको कितने से डिवाइड करना है? देखो लेबर का खर्चा हमें किस पे देना पड़ेगा बोलो तो? जितना हम लोग यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अब हम लोग 900 प्रोड्यूस करने वाले थे, बट इस सिचुएशन में देखो ना हम लोग 700 ही प्रोड्यूस कर पाए, तो जितना अवेलेबल यूनिट होता है लेबर उतने के ऊपर ही चार्ज लगता है, ठीक है। तो ये 700 यूनिट होगा। ये सब पॉइंट जो है स्टार है, ये सीखने वाला पॉइंट है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 10 रुपीज करके। और ओवरहेड का भी क्या होगा? वही लेबर का अगर जो है अवेलेबल यूनिट पे होगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड भी अवेलेबल यूनिट पे लगेगा। जितना यूनिट हमारे पास अवेलेबल है उतने यूनिट को ही हमें प्रोड्यूस करना है, तो उतना ही यूनिट पे ही प्रोडक्शन ओवरहेड लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 60, 700 से डिवाइड करेंगे तो टोटल करने से आ जाएगा 81.11। ये हो गया मेरा कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का हो गया 81.11। और अगर मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा 81.11 इंटू 300 करने से जितना आ जाएगा, ठीक है। 81.11 इंटू 300, तो ये हम लोग का आ गया 24,333, ठीक है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये समझने वाला था कि मेटेरियल को हम लोगों ने कौन से यूनिट से डिवाइड किया, ठीक है। और ये मेटेरियल का कॉस्ट हम लोग उतना नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस पे एबनॉर्मल यूनिट का बर्डन नहीं दे सकते, लेकिन लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड पे क्यों किया? क्योंकि देखो लेबर उतने यूनिट पे ही काम करेगा जितना यूनिट काम करने के लिए अवेलेबल होगा, और प्रोडक्शन ओवरहेड भी उतने पे ही लगेगा, क्योंकि लेबर और ओवरहेड जो है वो लेबर भी एक तरीके का वेरिएबल ओवरहेड ही है, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल 7 ये लिखो। परचेज $85,000 परचेज प्राइस, ओपनिंग स्टॉक 15,000, सेल्स रुपीज 1,05,000, ग्रॉस मार्कअप, मार्कअप का मतलब प्रॉफिट होता है, ग्रॉस मार्कअप 25% ऑन कॉस्ट, फाइंड क्लोजिंग स्टॉक। ये तो देखो एकदम 11 वाला क्वेश्चन हो गया कि हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है और ये डेटा दिया हुआ है। ये तो जो है छोटे छोटे क्वेश्चन में शायद 11 में तुम लोगों ने किया भी होगा, या फिर कॉस्ट में भी अगर मेरे पास कर रहे थे तो कॉस्ट में भी किया होगा, ठीक है।
हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। तो ये देखो, ये ट्रेडिंग वाला बिजनेस है। परचेज प्राइस हम लोगों ने 85, मतलब अगर तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो टू परचेज, टू ओपनिंग स्टॉक, बाई सेल्स करके जीपी लिखोगे तो फिर ऑटोमेटिकली इस साइड में जो है क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आराम से निकल जाएगा। वैसे करके भी मुझे निकाल के बता सकते हो या फिर लाइन बाय लाइन लिख के भी बता सकते हो। तो बताओगे क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, ट्राई करके देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। परचेज प्राइस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। मेरे पास 15,000 का स्टॉक ऑलरेडी है, मैंने 85,000 और परचेज किया, तो टोटल अवेलेबल स्टॉक कितना होगा। और माइनस जितना स्टॉक बेच दिया है वो माइनस कर देने से ही तो पता चल जाएगा, जो बचा हुआ है वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। बोलो कितना हो रहा है। बोलो, बता सकते हो। अगर ट्रेडिंग भी बनाओगे, जो कि मुझे लाइन बाय लाइन लिख के ही सिखाना है, लेकिन अगर ट्रेडिंग भी बनाओगे तो भी निकाल लोगे, इतना हम हिंट्स दे सकते हैं। अगर ये समझ में आता है, ट्रेडिंग बनाए हो कभी तो ये तो कर ही लोगे। मैम 16,000। 16,000, एक सेकेंड। हाँ सही बात, 16,000। देखो, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज, ठीक है, बाई सेल्स। ऐसे हम, ये ऐसे प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करना एग्जाम में, लेकिन हम बता रहे, देखो ऐसे करके भी तो तुम लोग निकाल ही सकते हो। टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, तो जीपी किस पे होता है, हमेशा सेल्स पे होता है। तो 25% ऑन कॉस्ट दिया, सेल वैल्यू है 1,05,000। अब इस पे अगर तुम लोग 25% लगा दोगे तब लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25% ऑन कॉस्ट बोला है, तो तुम लोग को सेल पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो देखो, एक रूल्स होता है, मैंने शायद बताया है, अब मुझे इतना याद नहीं आ रहा है कब बताया। देखो 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे 25% है, मतलब 25/100। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया कॉस्ट। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा, प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा, कैसे निकालोगे। तो इसका एक सिंपल तरीका है, प्रॉफिट ऑन सेल मतलब प्रॉफिट बाय सेल, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मतलब प्रॉफिट बाय कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना है, वो तो 25 ही है। अगर हम लोग 25 रुपीज प्रॉफिट अर्न करते हैं 100 रुपीज के कॉस्ट का प्रोडक्ट बेच के, तो उसका सेल प्राइस कितना रहा होगा, 125। क्योंकि 100 रुपए के चीज पे 25 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, तो इसका मतलब उसको बेचा कितने में होगा, 125। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया, यहाँ पर कैलकुलेशन करने से 1/5। ठीक है, तो इस पे 1/5 लगाओ, 1/5 लगाने से हो जाएगा 21,000। ठीक है, अब ये सब क्लोज कर दोगे, इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का 16,000। ठीक है, बैलेंस करके निकालोगे हो जाएगा। अब इसको तुम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, ये देखो, तुम लोग को नॉर्मली पता है सीओजीएस का एक रूल्स क्या होता है। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट कितना है। तो कौन सा गुड्स बेच सकते हैं, जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में है, ठीक है, वो गुड्स बेच सकते हैं, जो मैंने परचेज किया वो स्टॉक बेच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया टोटल स्टॉक अवेलेबल। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरे पास टोटल इतना स्टॉक था, अभी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने गुड्स बेच दिया। ठीक है, तो उसका मुझे कॉस्ट निकालना है। अब कैसे निकालोगे, देखो, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को निकालना है। सीओजीएस कैसे निकालेंगे, वही 1,05,000 जो है वो सेल वैल्यू है, सेल का सीओजीएस मतलब जो प्रोडक्ट बेचा उसका कॉस्ट कितना है, उसका कॉस्ट ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट हटाने के बाद, तो ये प्रॉफिट हटा के जितना भी आया माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने से ही पता चल जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 84,000, 1,00,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 60,000। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो ये एकदम सिंपल हम लोग का क्वेश्चन था कि किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखो, हम लोग यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, यहां से देखो, हम
एग्जाम्पल्स में और नहीं जा रहे, क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने जो दिया है उसी तरीके का यहाँ पर भी है, शायद सेम भी हो सकता है, ठीक है, मैंने देखा नहीं है। हम एकदम इलास्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर क्या दिया है, the company deals in three product A, B and C which are neither similar nor interchangeable at the time of closing of its account for the year 2001-2002 the historical cost and net realizable value, historical cost मतलब cost, ठीक है, net realizable value of the item of closing stock are determined as follows, ठीक है। तो इंडिविजुअली आइटम का हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है, बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताओ। तो तुम लोग बताओ, अभी मैंने एक एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, बताओ। मैम 76। हाँ 76 होगा, ठीक है। इंडिविजुअली लो, 40 और 28 में 28 लेना पड़ेगा, 32 में 32 कोई सा भी 32 लो, 16 और 24 में क्या लेना पड़ेगा, 16 लेना पड़ेगा। आप टोटल करोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो हम बता देते हैं। देखो इसको कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो, क्योंकि तुम लोगों ने एग्जाम दिया था उसका लिखना उतना ठीक नहीं है, किसी किसी का ठीक है किसी का नहीं है, एटलीस्ट इतना तो लिखना ही पड़ेगा। एज पर एज टू रिवाइज्ड, ठीक है, इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ये लिखना जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे होगा ना, इंडिविजुअल भी लिखना पड़ेगा, ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लो आइटम, ऐसे टेबल बना सकते हो, कॉस्ट, एनआरवी, वैल्यूएशन, ठीक है। आइटम है हम लोग का क्वेश्चन में एबीसी, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट देखो, 40, 32, 16, एनआरवी 28, 32, 24। अच्छा, क्या करना है, विच एवर इज लोअर लेना है, ठीक है। तो कैसे लेंगे, यहाँ पर ये देखो 28 ले लेंगे, यहाँ पर 32 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 16 हो जाएगा, टोटल कर लो 76। ये शायद इन लाख में है, तो ये सब तो देखो लिखना पड़ेगा, इन लाख रुपीज, ये स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। आसान है, मतलब हम लोग प्रेजेंटेशन तो उसे ठीक करना पड़ेगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट ₹76 लाख, ये सब पूरा लिखना पड़ेगा, ₹76 लाख, ये चीज तो लिखना पड़ेगा, ये रुपीज है वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। वैल्यूएशन के यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो, वैसे ऊपर लिखा हुआ है तो नेसेसरी नहीं है दोबारा से लिखना, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 2 देखो, इलास्ट्रेशन 2 बोल रहा है एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट कॉस्ट ऑफ 40 लाख इन अक्टूबर 2001। तो एक्स कंपनी लिमिटेड ने गुड्स परचेज किया है 40 लाख का अक्टूबर 2001 में। टिल मार्च 2002 75% ऑफ द स्टॉक वेयर सोल्ड, और मार्च तक 75% स्टॉक बिक गया। तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक में कितना है रहा होगा, 75% अगर सोल्ड आउट हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक कितना परसेंट पड़ा हुआ है, मैम 25। 25%, ठीक है। द कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख, कंपनी बोल रहा है हम 10 लाख में क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख एंड कमीशन एट 10% ऑन सेल इज पेबल टू द एजेंट। बोल रहा है कि जो स्टॉक बच गया है उसको कंपनी बोल रहा है 10 लाख दिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो बचा हुआ स्टॉक है वो 11 लाख में बिक सकता है, लेकिन इसको बिकवाने के लिए कमीशन लगेगा 10%, ठीक है, जो कि एजेंट को देना पड़ेगा। एडवाइज करो व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक टू बी डिस्क्लोज्ड एट 31 मार्च 2002। क्या 10 लाख दिखाना सही है, तो फिर वो बताओ, अगर सही नहीं है तो कितने में डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो बताओ, बोलो कितने में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये भी छोटा सा ही है। कैसे वैल्यू करोगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, क्योंकि गुड्स परचेज हुआ है ना, तो फिर नॉर्मल रूल्स लगेगा। ये ना तो रॉ मेटेरियल है ना तो डब्ल्यूआईपी है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स पे क्या लगता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इसका कॉस्ट और एनआरवी देखो कितना होगा क्लोजिंग स्टॉक का, अच्छा कॉस्ट तो बताओ, ठीक है, चलो हम हेल्प करते हैं, चलो कॉस्ट बताओ, कॉस्ट कितना है।
कॉस्ट कितना है? टोटल जो स्टॉक था उसका कॉस्ट तो 40 लाख था, लेकिन अभी तो हमारे पास 40 लाख का स्टॉक नहीं बचा है, तो जो बचा है वही उसका कॉस्ट होगा। कॉस्ट तो दिया हुआ है ना 40 लाख, बट वो तो 100% का है। तो बचे हुए क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना होगा बोलो? बोलो। मैम 10 लाख। हाँ 10 लाख, ठीक है 10 लाख। देखो 40 लाख 100% का है, ठीक है 40 लाख, लेकिन हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 25% बचा हुआ है, तो 40 लाख का 25% मतलब कितना हो गया? 10 लाख, ठीक है ये कॉस्ट हो गया। अब एनआरवी बताओ। एनआरवी का रूल्स पता है? एनआरवी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कंप्लीशन प्राइस, ठीक है। तो देख लो एस्टिमेटेड सेलिंग वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ है, सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इसको बिकवाने का कितना खर्चा हो सकता है? 10% ऑन सेल्स इज पेबल टू एजेंट। एजेंट को सेलिंग वैल्यू पे 10% देना पड़ेगा, ऑन सेल्स मतलब सेल वैल्यू पे। तो ये बताओ कि यहाँ पर एनआरवी कितना होगा बोलो? कितना कितना लिखे बोलो? कोई कैलकुलेट किए हो तो बताओ एनआरवी कितना होगा? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। बोलो, लिखा हुआ है, एक ही लाइन में लिखा हुआ है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 11 लाख। हाँ, और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कॉस्ट 10 ऐसा लिखा है। हाँ 1,10,000। देखो 11 लाख सेलिंग वैल्यू है, और यहाँ पर खर्चा क्या बताया कि बोल रहा है कोई एक एजेंट के थ्रू से सेल करवाना पड़ सकता है, जिसके लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा एजेंट को? 10% सेल पे। तो सेल वैल्यू तो 11 लाख है, कोई अगर मेरा 11 लाख का सामान बिकवा देगा तो मुझे उसे 10% कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% मतलब 1,10,000। 11 लाख माइनस 1,10,000 कर लो, कितना आ जाएगा? ये हो गया 9 लाख। हाँ 9,90,000। अब बताओ कितना होगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू? कॉस्ट भी मिल गया, एनआरवी भी मिल गया। मैम 9,90,000। हाँ 9,90,000। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो 9,90,000 मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया, लेकिन तुम लोग जब लिखोगे ना तो उसे थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर शायद दिया हुआ होगा कैसे लिखना है, ये देखो एज पर एज टू रिवाइज, ये लिखना पड़ेगा। देखो ये वही एक लाइन में कर दिया, बट ये चीज हमेशा लिखना चाहिए, ठीक है। एज जब भी लिखोगे 3 पैरा में होगा। एक तो एज का मेन जो जिस पॉइंट पे हम लोग आंसर दे रहे हैं वो पॉइंट हमें क्या बता रहा है, जैसे कि कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, और इन दिस केस क्या हो रहा है, ये लिखना जरूरी है। फिर अगर कोई कंक्लूजन आ जाए, जैसे कि इसका मतलब ये स्टॉक इतने में वैल्यू होगा, कंक्लूजन, ये 3 चीजों में 3 पार्ट में लिखना पड़ता है। अच्छा चलो इलास्ट्रेशन 3 बोल रहा है इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट। जितना भी हम लोग इनपुट देंगे 5% लॉस होगा, ये नॉर्मल वेस्ट है, मतलब हम लोग को पता है कि इतना लॉस होगा। 5,000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट वेयर पुट इन प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ 300 मेट्रिक टन। बोल रहा है हम लोगों ने इनपुट दिया है 5,000 मेट्रिक टन, एमटी मेट्रिक टन या कुछ और यूनिट हो सकता है, शायद मेट्रिक टन ही होगा, ठीक है। तो 5,000 एमटी इनपुट दिया गया है, और बोल रहा है कि रिजल्ट में वेस्टेज आया है 300 एमटी, ठीक है। तो मुझे बताओ तो ये पूरा ही नॉर्मल वेस्टेज है या फिर इसमें एबनॉर्मल भी इंक्लूड है? क्योंकि हमें पता है नॉर्मली 5% लॉस होता है, तो 5,000 का 5% लॉस होना चाहिए, ठीक है। 5,000 का 5% लॉस होना चाहिए जो कि 250 होगा, लेकिन लॉस कितना हो रहा है? बोल रहा है 300। मतलब क्या इसमें एबनॉर्मल लॉस है? अगर है तो कितना है ये बताओ हाँ पहले मैम है क्वेश्चन। मैम 50 एबनॉर्मल। हाँ 50 है, ठीक है, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस है। अब बोल रहा है कॉस्ट पर एमटी ऑफ इनपुट इज 1,000, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट है 1,000, ठीक है। इनपुट हम लोग रॉ मटेरियल ही देते हैं। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड स्टेट विथ रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्रीज इन दिस केस। तो हमें क्या बताना है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बताना है, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बताओ, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? देखो ऐसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे कि हम लोग का इनपुट जो प्रोड्यूस्ड यूनिट है वो कितना निकल के आएगा। तो ये देखो इनपुट दिया हुआ है, मैंने ऐसा एक एग्जांपल करवाया अभी अभी तुम लोग को। इनपुट 5,000 एमटी, नॉर्मल लॉस 5%, तो 250। तो हम लोग को मिलना चाहिए कितना आउटपुट? ये होना चाहिए
4750 MT, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल जो मेरा लॉस है वो 300 है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे एबनॉर्मल वेस्टेज जो है खुद पता करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। कैसे पता चला? 300 टोटल, उसमें से 250 नोन, तो अननोन इज जो है वो हम लोग का एबनॉर्मल हो गया। अच्छा, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है? 4700, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को निकालने के लिए बोला है कि 4700 जो है इसका वैल्यू निकालने बोला है। देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सिर्फ इनपुट ही इनपुट दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ है। कि हम लोगों ने 5000 रॉ मटेरियल इनपुट दिया था, ठीक है, जिसका कॉस्ट था 1000। ये देखो, कॉस्ट पर एमटी ऑफ इनपुट, जिसका कॉस्ट था 1000। और लेकिन हम लोग का लॉस जो है 5% से ओवर हुआ है, क्योंकि 5% 250 होता है, 250 की जगह 300 हुआ। हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस भी देख दिया। अब बोल रहा है एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज इन स्टॉक एट द ईयर एंड में हमारा जो है वेस्टेज भी इंक्लूडेड हो रखा है, लेकिन हमें एएस के हिसाब से बताना है कि इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर इन्वेंट्री क्या है? रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा। तो बोलो क्या होगा रॉ मटेरियल का वैल्यू? बोलो। मैम रॉ 50 लाख बाय 4750। 50 लाख बाय 4750। हाँ मैम, हम्म 5000 हाँ, ठीक है सर। 50 5000 लाख। हाँ, बोलो बोलो। मैम 5000 ইন্টু হ্যাঁ, বলো ইন্টু ইন্টু। 1000 করেছি। ঠিক করেছো। अच्छा, रॉ मटेरियल वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे, फिर डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को कितने से, फिर डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को ये वाले यूनिट से 4750 से, ठीक है। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा? हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल लिया है, देखो 5000 करके, और कॉस्ट पर एमटी, एक एक एमटी यानी एक मेट्रिक टन का कॉस्ट है 1000, ठीक है। तो 1000 पर मेट्रिक टन है हम लोगों का रॉ मटेरियल का कॉस्ट, और हम लोगों ने 5000 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय उसका यूनिट, और ये यूनिट क्यों होगा मैंने लॉजिक बता दिया, क्योंकि रॉ मटेरियल के कॉस्ट में हम लोग एबनॉर्मल वाला यूनिट चार्ज नहीं कर सकते। अब ये डिवाइड करने से देखना पड़ेगा कितना आएगा। ये कितना हो जाएगा? 50 लाख हो रहा है शायद, ठीक है। ये रुपीज में 50 लाख हो गया, और 4750। मैम 1052.6। अच्छा, 1052.63। ये हो जाएगा पर यूनिट, पर मेट्रिक टन, ठीक है। पर मेट्रिक टन लिखना पड़ेगा, पर मेट्रिक टन। तो ये देखो, ये तो अभी 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 हम लोगों ने किया था ना कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, तो हम लोगों ने निकाल लिया कि टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो रहा है। हो गया इसका आंसर। ये देखो यहाँ पर देखते हैं कैसे लिखा है वो, एज पर एस टू, वो तो लिखना ही पड़ेगा। ये देखो इस तरीके से किया हुआ है यहाँ पर 49। अच्छा टोटल, फिर टोटल निकाला, ये तो हम लोग का पर यूनिट आ गया 1052.63। अच्छा, इन्होंने 6315 ले रखा है, तो इतना तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो टोटल कितना यूनिट है? हाँ, ये भी एक पॉइंट सीखने वाला है। टोटल देखो यहाँ पर लिखेंगे, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना होगा? एक मीट्रिक टन का हो रहा है 1052.63, ठीक है। और हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्लोजिंग वो स्टॉक में कितना पड़ा हुआ हमें मिलेगा? हम लोग 5000 इनपुट दिए थे, 250 तो हमें पता ही है नहीं मिलेगा, ठीक है। जो 4750 मिलने वाला था, लेकिन उसमें से 50 भी लॉस हो गया, तो 4700 ही हमारे पास रियल में अवेलेबल है, ठीक है। तो 4700, ठीक है, ये इतना अवेलेबल है। तो टोटल वैल्यू हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का 1052.63 इंटू 4700, तो ये हो गया 49,47,361, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं
49,47,361 मेरा आया है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट्स ले रखा है, इस वजह से ये मेरा 68 ना कितना उन लोग का है वो मेरा नहीं आया है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो हम लोगों ने कैसे निकाला, जैसे सीखा था कि हम लोगों का रॉ मटेरियल जो इनपुट दिया है उससे, देखो रॉ मटेरियल जो यूज हुआ है उससे मुझे इनपुट मिलने वाला था 4750, लेकिन मिलेगा 4700 बस। ठीक है, अब अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक फिर इतना ही होगा रॉ मटेरियल का, अगर मुझे वैल्यूएशन निकालना है इसको इनटू कॉस्ट पर यूनिट करना है, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय मुझे चाहिए यूनिट। अब यूनिट कौन सा लेना है वही बात है। ठीक है, तो यूनिट मुझे लेना है नॉर्मल लॉस लेस होने के बाद जो बचा हुआ रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 4, इसमें दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश्ड गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ, मुझे क्या निकालना है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक का जो है फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो फिनिश गुड्स का स्टॉक वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, मेटेरियल कॉस्ट गिवन है पर केजी का, डायरेक्ट लेबर पर केजी का, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड पर केजी, फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी 2 लाख केजी इज 20 लाख, 4000 kg of finished goods are in stock at the year end। मतलब मुझे 4000 kg का कॉस्ट बताना है, 4000 kg का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, वो फाइंड आउट करके मुझे बताना है। तो मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना है। तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट कैसे निकालोगे, ये सब पर केजी में ही दिया हुआ है तो थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, हमें ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखो मेटेरियल दिया हुआ है, मेटेरियल पर केजी दिया हुआ है ₹200 पर केजी, जब दिया हुआ है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो डायरेक्ट लेबर 40 पर केजी, ठीक है, अच्छा फिर डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड ये भी गिवन है 20। अब लेना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड, जो मैंने सिखाया है कैसे लेना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कैसे लोगे, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय जो रूल्स है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल ओवरहेड कितना है 20 लाख, डिवाइडेड बाय क्या होगा एक्चुअल और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नॉर्मल कैपेसिटी दिया हुआ है, एक्चुअली तो कुछ आंसर मतलब कुछ क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो कंपेयर क्या करें, एक्चुअल नॉर्मल जो है वो 2 लाख और एक्चुअल जो है वो हमें नहीं पता, तो नहीं पता है तो फिर आंसर दोनों में कंपेयर करके 2 लाख ही आएगा, क्योंकि जब कंपेरिजन हो ही नहीं सकता है तो फिर ये 2 लाख ही लिखेंगे, कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं है, जो गिवन है वही लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख यानी कि ₹10। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 270। ठीक है, 270 ये हो गया कॉस्ट पर केजी, रुपीज इतना पर केजी। तो अब टोटल निकाल लेंगे 4000 का, तो निकाल लो 4000 का कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ₹270 इंटू मैम 10,80,000 है 10,80,000। ठीक है, 10,80,000 हो। अच्छा देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। हाँ 10,80,000, तुम लोग चाहो तो ऐसे टेबल बना के ये कॉस्ट पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स इस तरीके से लिख के कर सकते हो, और ये ऊपर लिखना जरूरी है कि AS2 के हिसाब से यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, वो लिख सकते हो, नॉर्मल भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, इस तरीके से भी लिख सकते हो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। और फिक्स ओवरहेड का एलोकेशन कैसे होगा वो भी लिख सकते हो, नॉर्मल कैपेसिटी और जो है एक्चुअल यूनिट विच एवर इज हायर, बट यहाँ पर तो है नहीं, तो बेस्ड ऑन ओनली नॉर्मल कैपेसिटी, तो थोड़ा ये सब बात लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो ये कुछ MCQ है, ये करवा देते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन शायद नेक्स्ट क्लास में ही हो पाए। बोल रहा है विच आइटम इन्वेंट्री इज अंडर द स्कोप ऑफ AS2, बोल रहा है AS2 में क्या क्या आएगा, बोल रहा है WIP अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रॉ मटेरियल, शेयर्स, डिवेंचर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो कौन सा AS2 में कवर होगा ये पूछ रहा है ना, तो बोलो कौन सा AS2 में कवर होगा, बोलो। रॉ मटेरियल्स। हाँ रॉ में रॉ मटेरियल, देखो WIP
अगर कोई सोच रहा है कि WIP तो मैंने पढ़ा है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला तो नहीं होगा ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का तो AS7 में कवर होता है, तो वो नहीं होगा। और रॉ मटेरियल तो होगा, शेयर डिवेंचर नहीं होगा, अगर हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड है तो नहीं होगा, ठीक है। और ये तो वैसे भी इन्वेंट्री है, तो फिक्स्ड एसेट से तो कोई लेना देना है नहीं। अगर कोई शेयर या डिवेंचर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा है तो वो तो उसका स्टॉक होगा ही नहीं, पहला बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है मेटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट। अगर जो मेटेरियल या फिर कोई भी ऐसा चीज मेटेरियल जैसा जो हम लोग प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, वो अगर कॉस्ट के नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट इफ द फिनिश प्रोडक्ट इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, सोल्ड अबव कॉस्ट, सोल्ड लेस देन कॉस्ट, सोल्ड एट मार्केट वैल्यू। मतलब ये कौन सा पॉइंट है पता है? देखो हम दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। ये देखो ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। हम लोगों को रॉ मटेरियल का बात बोला गया है, देखो क्या लिखा है, बोल रहे हैं मेटेरियल्स एंड अदर सप्लाईज, मतलब ये वाला रॉ मटेरियल या फिर इस तरीके का कोई चीज जो कि प्रोडक्शन में यूज होगा, प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज, जो स्टॉक हमारे पास रहेगा उस स्टॉक में यूज हो रहा है, ये वाला रॉ मटेरियल आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट, कॉस्ट के नीचे उसका वैल्यू हम लोग नहीं करेंगे। कब नहीं करते हैं? जब वो एक्सपेक्टेड है कि कैसे सेल होगा, अगर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, अबव कॉस्ट, सोल्ड लेस देन कॉस्ट, सोल्ड एट मार्केट प्राइस। तो कैसे समझोगे क्या आंसर देना, ये देख के ना कि सोल्ड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट है तो वो कॉस्ट पे ही वैल्यू हो जाएगा, लेकिन अगर लेस देन कॉस्ट है तो फिर वो रिप्लेसमेंट प्राइस और जो है क्या बोलते हैं उसे, रिप्लेसमेंट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज हायर, सॉरी विच एवर इज लोअर, उस पे जो है वैल्यू होगा। तो तुम लोग अब बताओ कि यहाँ पर बोला है कि रिटन डाउन वैल्यू पे कब होता है, कौन सा आंसर प्रॉपर है, बोलो। बोलो कौन सा आंसर होगा, मैंने तो बता दिया कौन से लाइन से बता सकते हो, एक बार उस लाइन को खुद से पढ़ के देखो। नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल का वैल्यू कॉस्ट के नीचे नहीं जाएगा, देखो कॉस्ट पे ही होगा, कॉस्ट के नीचे नहीं जाएगा। ये देखो कॉस्ट पे ही होगा कब, जब कैसे बिकेगा, कॉस्ट के नीचे नहीं जाने का मतलब क्या है, नॉट रिटन डाउन वैल्यू कॉस्ट मतलब कॉस्ट से कम में रॉ मटेरियल का वैल्यू नहीं होगा। कब नहीं होगा? ये तभी नहीं होगा अगर सोल्ड आउट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट होगा, तभी ना सोल्ड आउट ग्रेटर देन। क्योंकि देखो अगर कॉस्ट के कम मतलब लेस देन, अगर मेरा प्रोडक्ट, ये देखो ना ये एग्जांपल, मेरा प्रोडक्ट कैसे बिका, मेरा प्रोडक्ट बिका कॉस्ट से भी कम पे, ठीक है। तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर लेना है, तो देखो इसमें भी 10 से कम आ गया और इसमें 10 आया, ठीक है। मतलब कॉस्ट आया या फिर कॉस्ट से कम में आया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला है कि नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट, कॉस्ट के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटीज तभी होगा अगर ये सिचुएशन होल्ड कर रहा है कि सोल्ड ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट, अगर कॉस्ट से ज्यादा में बिकेगा तो रॉ मटेरियल का वैल्यू कॉस्ट पे ही होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है। अच्छा अब ये थर्ड नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, all of the following cost are excluded while computing value of inventory except, बोल रहा है कि सारा कॉस्ट एक्सक्लूड होगा जब इन्वेंट्री वैल्यू करेंगे, लेकिन एक कॉस्ट एक्सक्लूड नहीं होगा। मतलब इसमें से कौन सा कॉस्ट इंक्लूड होगा ये बताना है तुम लोग को, है ना। तो बोलो कौन सा कॉस्ट इंक्लूड होगा, बोलो मैम कौन से। नॉर्मल कैपेसिटी वाले। मतलब पॉइंट नंबर बी, हाँ सही है। देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं होगा, इसका भी लॉजिक बताया। स्टोरेज कॉस्ट नहीं होगा, लेकिन स्टोरेज कॉस्ट तब होता है, जैसे पिकल और वाइन वाला एग्जांपल दिया, अगर वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन यूज होता है, विच इज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ये लेकिन ऐसा स्टोरेज कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के पार्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ए, सी और डी ये तीनों जो है ये तीनों ही जो है एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो इसमें कौन सा इंक्लूडेड है, ये वाला फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। और ये फोर्थ नंबर बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसमें से बोल रहा है स्टोरेज कॉस्ट विच इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये तो सही है, ये तो रॉन्ग नहीं है कि ऐसा कोई स्टोरेज कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, जैसे कि वाइन और पिकल वाला एग्जांपल, वो हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ऐड होगा। फिर क्या बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर नेवर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कभी भी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये तो सही बोला है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट नहीं है। फिर क्या बोल रहा है,
full amount of variable production overhead incurred are included in inventory valuation। बोल रहा है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो पूरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड होता है, बिल्कुल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये गलत है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑलवेज इंक्लूडेड नहीं, नेवर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट डी जो है ये हमारा इनकरेक्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कभी भी इंक्लूड नहीं होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चंस जो है काफी आसान है, ठीक है। तो ये तुम लोग एक बार होमवर्क ले लो 6, 7 और 8। नेक्स्ट क्लास में ये वाला और शायद एक जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इसमें एक पार्ट है, वो बता के हम लोग दूसरा कोई एस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर से देखो, आसान है, छोटा सा ही एस है, 5 मार्क्स तक आ जाता है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, Thank you, ma'am. ठीक है, बाय।